नहीं करता है। वो बस एजेंट, मतलब जो पुणे में बैठे हुए एजेंट है, दिल्ली में बैठे हुए एजेंट है, मुंबई में है, वो बस एजेंट के साथ डील करता है। तो उनका फ्लो क्या रहता है कि बेसिकली यहाँ पे जितनी सारी कस्टमर से इंक्वायरी आ रही है, वो इंक्वायरी ले लेंगे। वो दुबई वाले जो सप्लायर्स है, डीएमसी कंपनीज, उनको वो फॉरवर्ड करेंगे। और वो कंपनी क्या करेगी, पूरा पैकेज इंक्लूडिंग होटल, ट्रांसफर्स, एक्टिविटी, साइट से, वो पूरा पैकेज बना के फिर ये पुणे वाले जो टूर ऑपरेटर्स है उनको भेजते हैं। पुणे वाले टूर ऑपरेटर्स उसमें जो भी कुछ मार्कअप ऐड ऑन करके फिर उनके कस्टमर को सेल करता है। ठीक है। अभी यहाँ पे सिनारियो क्या है कि भी वो जो डीएमसी कंपनी, पुणे वाले कुछ टूर ऑपरेटर्स हो सकते हैं, मुंबई में हो सकते हैं, दिल्ली में हो सकता है, हैदराबाद में हो सकता है। तो वो लोग क्या है, उनके लिए एजेंट है जो उनको बिजनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है। अभी इसमें क्या है कि सिनारियो एजेंट टाइप मीन्स, अगर पुणे में रेशमा है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में ज्योति है। अभी फॉर एग्जाम्पल ज्योति प्रोवाइडिंग मोर बिजनेस देन रेशमा। तो उसमें वो कंपैरिजन होता है, जो बंदा ज्यादा बिजनेस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है उसके हिसाब से वो कैटेगरीज बनती है, एजेंट टाइप। ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल गोल्डन, प्लैटिनम और सिल्वर, थ्री टाइप्स के फॉर एग्जाम्पल वहां पे एजेंट है। ठीक है। अभी प्लैटिनम कौन है, जो बहुत ज्यादा बिजनेस प्रोवाइड करेगा वो प्लैटिनम है। जो थोड़ा मीडियम करेगा वो गोल्डन, सिल्वर, ऐसे उसमें बाइफरेशन किया हुआ है। करंटली ये अभी मैन्युअल है, मतलब डीएमसी कंपनी डिसाइड करेगी कि कौन हमें बिजनेस ज्यादा दे रहा है मंथली बेसिस पे, फिर उसके हिसाब से वो एजेंट टाइप डिसाइड करेगी। अभी वो क्यों डिफाइन किया हुआ है कि अगर ज्योति है प्लैटिनम एजेंट है, वो बहुत ज़्यादा बिजनेस प्रोवाइड कर रही है, तो ऑब्वियसली रेट जो है उनको प्रोवाइड करना है, वो पैकेज का रेट हो सकता है, होटल का रेट हो सकता है, वो उसको थोड़ा कम रहेगा कंपेयर टू द रेशमा। सिंपल कंसेप्ट है, आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि रेशमा है और ये फॉर एग्जाम्पल ज्योति है। ठीक है। अभी मंथली बेसिस पे ये जो है वो ज़्यादा बिजनेस, ज्योति ज़्यादा बिजनेस प्रोवाइड कर रही है, सो इसको प्लैटिनम उन्होंने अनाउंस कर दिया है। ठीक है। वही रेशमा अगर मीडियम बिजनेस प्रोवाइड कर रही है तो उसको गोल्डन है। नाउ अगर मुझे कोई पैकेज होटल सेल करना है तो ऑब्वियसली ज्योति को अगर मैं ये होटल 5000 में सेल कर रहा हूँ, तो रेशमा को मैं 5200 में सेल करूंगा। मतलब जो ज्यादा प्लैटिनम है, जो ज्यादा बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है, उसको डिस्काउंट मिलेगा, बाकी लोगों को डिस्काउंट थोड़ा कम मिलेगा। यही सब कंपैरिजन है, इसलिए एजेंट टाइप वहां पे डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट इज ज्योति सप्लायर्स कॉन्ट्रैक्ट, न्यू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, व्हाट वी हैव टू अपलोड हियर, फाइन। सो बेसिकली मार्केट में होता क्या है कि कल भी आई थिंक मैंने आपको बताया था कि जो मैंने आपको मेल दिखाया था कि कोई भी होटल है, वो क्या करता है कि सीजनल बेसिस पे रेट जो है ना, वो कोई भी ट्रैवल एजेंट को प्रोवाइड करता है। ठीक है। अभी कुछ कुछ ट्रैवल एजेंट ऐसे है कि फॉर एग्जाम्पल कोई होटल है पूना में, मैं बहुत ज्यादा बिजनेस वो पुणे वाले होटल को प्रोवाइड करता हूँ कंपेयर टू द अदर्स। तो वो पुणे वाला होटल क्या करेगा कि मेरे लिए कुछ अलग से रेट डिफाइन करेगा। ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया था कि 5000 रुपीज अगर ज्योति के लिए रेट है, तो वो सीजनल रेट में क्या करेगा कि ज्योति को एक एक्सेल फाइल प्रोवाइड करेगा। अगर मुझे आप जनवरी से मार्च तक अगर बुकिंग देते हो तो आपका ये कॉस्ट रहेगा, अप्रैल से लेकर अगस्त तक दे दो तो ये कॉस्ट रहेगा, सितंबर से दिसंबर तक देते हो तो ये कॉस्ट रहेगा। वो मैं क्या करूँगा, एक एक्सेल फाइल बना के या फिर एक पीडीएफ फाइल बना के, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है दोनों के बीच में। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि मेरे पास कस्टमर आया, एज पर आर डिस्कशन मैंने क्या किया, उनको 5000 का रेट यहाँ पे दे दिया और कल होटल बोल रहा है कि नहीं अभी 5500 में हम लोग सेल करने वाले हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर तो वो लॉस हो जाएगा टूर ऑपरेटर्स का। इसलिए उन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट वो यहाँ पे जाके अपलोड करेंगे, जो अपना सीआरएम सप्लायर के अंदर जो ट्रैवल कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है ना, सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट, वो उसके लिए प्रोविजन है। वो जो एक्सेल फाइल है या फिर पीडीएफ फाइल है, साइन डॉक्यूमेंट, वो यहाँ पे स्टोर करके रखेंगे। क्योंकि 6 महीने बाद अगर मुझे वो होटल को बताना है कि ये देखो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमने 5000 में डिसाइड किया हुआ, तो आप सडनली ऐसे नहीं कर सकते कि 5500 या फिर 6000 में आप सेल कर रहे हो। तो वो जो साइन कॉन्ट्रैक्ट है वो एक ही जगह पे होना चाहिए, वो बाद में टूर ऑपरेटर्स को फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम ना होनी चाहिए, इसलिए हमने वो वहां पे डिप्लॉय करने का प्रोविजन दिया हुआ है। ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज डीएमसी वर्किंग, जो मैंने अभी बताया था आपको। डीएमसी इज कॉल्ड एज डोमेस्टिक मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है। अभी जितने सारे इंडियन पब्लिक है, वो अगर डोमेस्टिक को कुछ वर्क करना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे पैकेज देना है, शिमला मनाली का देना है, श्रीनगर का देना है, जम्मू कश्मीर के लिए, या फिर केरला का देना है, मोस्ट ऑफ द टाइम आई वर्क विद द इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। मतलब मैं होटल के साथ अलग से डील करूंगा, मैं ट्रांसफर के साथ अलग से डील करूंगा, एक्टिविटीज के साथ, फ्लाइट के साथ। पर इन केस ऑफ इंटरनेशनल टूर्स है,
तो इंटरनेशनल टूर में क्या है ना, मैं एक-एक होटल के साथ मिनिमम डील करता हूँ। मैं डायरेक्टली वहाँ पे जो लोकल कंपनी है, डोमेस्टिक मैनेजमेंट कंपनी, जैसे कि मैंने बताया कि दुबई में कोई लोकल कंपनी है, तो मैं क्या करूँगा कि वो लोकल कंपनी से परचेज़ करूँगा, ना ही डायरेक्टली होटल से, ना ही डायरेक्टली ट्रांसफर से, ना ही एक्टिविटी से। तो वो क्यों करेंगे? क्योंकि कल अगर गेस्ट को कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे डीएमसी लोकल कंपनी है, वो उसको हैंडल कर सकती है प्रॉपर्ली। मैं हर एक टाइम कुछ इश्यू रेज़ हुआ, तो मैं यहाँ से दुबई ट्रैवल करूँगा, फिर वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूँगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए लोकल कंपनी जो होती है ना, वो ज़्यादा बिज़नेस प्रोवाइड करती है। ठीक है? डीएमसी सबको क्लियर हुआ है? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। यूज़ ऑफ टैरिफ, ठीक है। अभी टैरिफ कहाँ-कहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। एक तो हम लोग होटल के सेक्शन में आपने टैरिफ वर्ड सुना हुआ है, ओके। ट्रांसफर का सेक्शन में टैरिफ वर्ड सुना हुआ है, एक्टिविटी में भी टैरिफ है, रेट्स है बेसिकली, और आपका पैकेज टूर अभी हमने जो बना रहे हैं ना, उसमें भी टैरिफ है। सो एग्ज़ैक्टली टैरिफ इज़ व्हाट? टैरिफ इज़ काइंड ऑफ रेट्स, प्री डिसाइडेड रेट्स। वो हम लोग सिस्टम में स्टोर करके रखेंगे कि ये होटल में ये सीज़न के लिए ये रेट्स हमने डिसाइड किया हुआ है। ट्रांसफ़र में भी अगर हम लोग पिकअप करेंगे पुणे से, आपको ड्रॉप ऑफ करना है शिरडी, तो मेरा इतना कॉस्ट रहेगा। ये प्री डिफाइन है। अगर मैं गोवा जा रहा हूँ, पुणे से गोवा 3 नाइट्स के लिए, तो उसका ये कॉस्ट रहेगा। सो द कॉस्ट इज़ डिसाइडेड बाय इट्स अ प्री परचेज़ कॉस्टिंग। उसको हम लोग टैरिफ होटल के सेक्शन में हम लोग उसको टैरिफ बोलते हैं, ठीक है? होटल एंड एक्टिविटीज़। सप्लायर में हुआ कम्स अंडर द सप्लायर्स। अदर सप्लायर्स, अच्छा, ओके। सी हाँ, राइट। सी बेसिकली अदर सप्लायर्स में क्या होता है कि अपार्ट फ्रॉम दिस सप्लायर्स, अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल ये जो सॉफ्टवेयर है हमने कोई ट्रैवल कंपनी के लिए सेल किया हुआ है, तो जितने सारे उसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट अकाउंट्स मैनेजमेंट है, वो सब कुछ ये सॉफ्टवेयर में हैंडल होना चाहिए। अदरवाइज मैं ट्रैवल बिजनेस यहाँ पे हैंडल कर रहा हूँ, पर मैंने जब किसी को रेंट पे किया हुआ है तो मैं ऑफलाइन एंट्री कर रहा हूँ, मैंने किसी को सैलरी दी है तो मैं ऑफलाइन एंट्री कर रहा हूँ, तो आपका अकाउंट मैच होगा क्या? अकाउंट मैच नहीं होगा। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर इज इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर्स, जो हम हमें मंथली बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना होता है, हमें टेलीफोनिक बिल पे करना होता है, जितने सारे आपके मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, कोई भी हमने ऑफिस स्टेशनरी वगैरह परचेज की उसका पेमेंट हो सकता है, या कोई सीए वगैरह है उसको हम लोग मंथली बेसिस पे फीस प्रोवाइड करते हैं, वो हो सकता है। कोई फर्नीचर हमने परचेज़ कर लिया, कोई हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर कुछ परचेज़ कर लिया है। तो ये जो ये टाइप के जो सप्लायर है, तो वो तो हम लोग होटल ट्रांसफर एक्टिविटी में तो नहीं एंटर करेंगे। तो इसीलिए अदर दैन दिस वो सारे आपके सप्लायर्स आ जाएँगे अदर सप्लायर्स में। ठीक है? क्रूज़, अभी ये जो इश्यूज़ है ना, आपको अगर इश्यू फाइंड आउट हो रहा है, तो उसका एक स्नैपशॉट लेके जो ये वाला दो प्लगइन्स आपको ऐड ऑन करने हैं, ठीक है? ये दोनों मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो या फिर अपने जो सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे भी दिए हुए हैं वो। इसके अंदर सपोर्ट तो है, इसके नीचे है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन, लाइट शॉट एंड ओसम स्नैपशॉट आप एक बार आपके इसमें गूगल क्रोम को अटैच कर दो। तो जितने सारे आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कि आपको ये वाला कुछ डेटा सेव नहीं हो रहा है, कुछ भी एक्टिविटी होता हो सकता है, तो यहाँ पे क्या करना है कि वो जो प्लगइन्स हैं इसको टिक करो, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उसका एक स्नैपशॉट ले लो, उसको रिमार्क करने का भी ऑप्शन है, जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है ये बटन में, तो उसको हाईलाइट कर दो, उसमें कुछ टाइप्स ऐड करना है, होटल नॉट से आपने सिलेक्ट किया, यहाँ पे लाइव करने का उसका ऑप्शन है, अपलोड, तो उस पे वो क्लिक कर दो, ये वाला एक लिंक प्रिपेयर हो जाएगा, वो लिंक लेके आपको क्या करना है, जो भी आपका फाइल है या फिर आपको किसी को शेयर करना है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हो, इस तरीके से। डेवलपर टीम इसको ओपन करेगा, तो वो स्नैपशॉट को चेक करके फिर उसको ईज़ी रहेगा वो आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट इज़ रेशमा ट्रैवल एंड टूर्स पैकेज टूर टैरिफ, कॉस्टिंग डिटेल्स, बी2बी, अडल्ट पर पर्सन, चाइल्ड विद बेड पर पर्सन, मिनिमम पैक्स, मैक्सिमम पैक, ओके, फाइन। रिसेंटली ये वाला पैरामीटर हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है फॉर द वेबसाइट, ठीक है? अगर आप ट्रैवल एंड टूर्स में जाओगे पैकेज टूर में, तो वहाँ पे टैरिफ करने का एक ऑप्शन दिया हुआ है। सो बेसिकली टैरिफ इज़ व्हाट? जैसे हमने बताया कि रेट्स,
तो जब कोई हम लोग पैकेज सेल करेंगे, उसका जो टैरिफ यहाँ पे ऐड करना है। तो जैसे कि 3 टाइप के टैरिफ्स होते हैं यहाँ पे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड एंड लग्जरी, जो हमने ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक मेजर डिफरेंस है कि आपको एक कोई दुबई का पैकेज सेल करना है, ठीक है? तो दुबई में भी 2 स्टार प्रॉपर्टी है, 2 स्टार होटल्स, 3 स्टार होटल्स, 4 स्टार एंड 5 स्टार होटल्स, ठीक है? अभी ये जो मैं कोटेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं अलग-अलग तो आपको हर एक टाइम कोटेशन नहीं सेंड करूँगा। ये देखो 3 स्टार, 2 स्टार का ये है, 3 स्टार का, 4 स्टार का एंड 5 स्टार का, और मुझे भी तो पता होना चाहिए। तो इसका वर्डिंग दिया हुआ है, इकोनॉमी मीन्स 2 टू 3, 2 स्टार एंड 3 स्टार, स्टैंडर्ड इज़ 4 स्टार एंड लग्जरी इज़ अ 5 स्टार। नाउ अगर मैं यहाँ पे इकोनॉमी सिलेक्ट कर रहा हूँ, अभी मिन पैक्स एंड मैक्स पैक्स क्यों दिए हुए हैं? कुछ आइडिया है आपको? आप में से किसी को आइडिया है मिनिमम पैक्स, मैक्सिमम पैक्स क्यों दिए हुए हैं? नहीं, म्यूट करो, म्यूट करो। म्यूट योरसेल्फ। हाँ, नहीं आवाज़ नहीं आ रही है। ओके। सो बेसिकली मिन एंड मैक्स पैक्स इसलिए दिया हुआ है कि एक सिंपल कंसेप्ट है। कोई भी चीज़ अगर हम लोग 1 और 2 के क्वांटिटी में अगर सेल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका कॉस्टिंग फॉर एग्जांपल पर पर्सन 25,000 रुपीज़ है। उसी केस में अगर मुझे बैंडविड्थ थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, 3 टू फॉर एग्जांपल 6 पैक्स यहाँ पे मिल रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे कम टाइम में उतना ही सेल करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि थोड़ा मार्जिन कम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्वांटिटी में बिज़नेस मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ये इसका कॉस्ट 25,000 कर रहा हूँ। वही चीज़ अगर मैं 7 से मुझे अगर किसी का 10 तक इंक्वायरी आता है, तो भाई वही कॉस्ट जो है ये 23,000 में सेल कर रहा हूँ। और वही चीज़ अगर मुझे 11 से लेके 20 पैक्स अगर मिल जाते हैं, तो वही बिज़नेस में फॉर एग्जांपल 20,000 में भी सेल कर सकता हूँ। तो जितना क्वांटिटी बढ़ेगा, उतना आपका कॉस्ट कम होगा। ये सेम पैरामीटर है वो यहाँ पे। ये इकोनॉमी पैकेज में मतलब फॉर एग्जांपल 3 स्टार प्रॉपर्टी अगर आप ले रहे हो, उसमें से अगर 1 पैक्स अगर 2 पैक्स अगर है और वैलिडिटी है कि यही बिज़नेस अगर आप 1st ऑफ मई से लेके फॉर एग्जांपल जून तक अगर करते हो, तो आपका बी2बी के लिए, अभी बी2बी एंड बी2सी क्या है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया। बी2बी इज़ अ बी2बी मीन्स ट्रैवल एजेंट, बिज़नेस टू बिज़नेस। मीन्स कोई डीएमसी कंपनी है, वो किसके साथ डील कर रही है? ट्रैवल एजेंट के साथ। दोनों भी बिज़नेसमैन है। यहाँ पे कोई कस्टमर का एंड कस्टमर नहीं। बी2बी ये कस्टमर ही है, पर वो बी2बी कस्टमर है। क्लियर हो रहा है? तो अगर मैं ये पैकेज बी2बी ट्रैवल एजेंट जो पुणे में बैठा हुआ है, दुबई का बंदा पुणे वाले बंदे को अगर वो सेल कर रहा है, ठीक है? तो उसका कॉस्ट फॉर एग्जांपल पर पर्सन 25,000 रुपीज़ है। जो बी2बी एजेंट और किसी कस्टमर को बेच रहा है, सिंपल कंसेप्ट में अगर कैलकुलेट करेंगे, रेशमा लेट्स से फॉर एग्जांपल डीएमसी है, ज्योति इज अ बी2बी ट्रैवल एजेंट है, और नाव्या इज अ एंड कस्टमर। 3 लोग हैं अपने पास, ठीक है? तो नाव्या एंड कस्टमर क्या करी है, उसने एक इंक्वायरी रेज की किसके पास? ज्योति के साथ। यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे, नाव्या इज अ कस्टमर, फ्लो इंपॉर्टेंट है। ज्योति इज अ ट्रैवल एजेंट, मीन्स द बी2बी ट्रैवल एजेंट, एंड रेशमा इज अ डीएमसी कंपनी इन दुबई। तो नाव्या पहले क्या कर रही है, एक इंक्वायरी रेज कर रही है उसके लोकल ट्रैवल एजेंट के साथ कि हमें दुबई ट्रैवल करना है, 4 पैक्स है, ये डेट में हमें ट्रैवल करना है, ये चीज़ें हमें उसमें इंक्लूडेड चाहिए। किसने इंक्वायरी की? नाव्या ने की। किसके पास की? ज्योति के पास की हुई है, ठीक है? अभी ज्योति क्या करेगी कि ज्योति विल कॉपी दिस इंक्वायरी एंड सेंड टू द रेशमा फॉर द कॉस्टिंग। तो रेशमा ने क्या किया कि इसका जो कॉस्ट है फॉर एग्जांपल 30,000 रुपीज पर पर्सन कॉस्ट कैलकुलेट किया, और ये कॉस्ट मैंने ज्योति को फॉरवर्ड किया। Now, Jyoti, what will do? Jyoti will add on, for example, 2,000 rupees into this. और उसका सेलिंग कॉस्ट कितना हो गया अभी? 30,000, 32,000 रुपीज। टैक्स हम लोग थोड़ा साइड में रखते हैं। तो 32,000 में मैंने किसको सेल किया हुआ है? नाव्या को। यहाँ तक चीज़ समझ में आ रही है? नाउ ये चीज़ अगर मैं बी2बी डीएमसी कंपनी, मतलब डीएमसी कंपनी जो रेशमा है, वो ट्रैवल एजेंट को 30,000 में सेल कर रही है। इन केस नाव्या अगर डायरेक्टली रेशमा के पास कल अगर चली जाए, तो वो अगर 30,000 में ही सेल करेगी, तो वो बी2बी एजेंट क्या ज्योति क्या कहेगी फिर? सर आप अगर 30,000 में उसको बेच रहे हो, तो हम लोगों का तो बिज़नेस होगा ही नहीं।
आप हमें भी 30,000 में बेच रहे हो और एंड कस्टमर को भी 30,000 में बेच रहे हो, तो फिर एंड कस्टमर हमारे पास क्यों आएगा? वो तो डायरेक्टली आपके पास चला जाएगा। तो यहाँ पे डीएमसी कंपनी क्या डिसाइड करती है, चलो ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमें ज़्यादा बिज़नेस देते हो, तो एक काम करता है कि मैं एंड कस्टमर अगर मेरे पास कोई भी आता है, सो आई विल से देम कि 33,000 रुपीज़। मैं बी टू बी को 30,000 में सेल करूँगा, कोई एंड कस्टमर आ जाता है मेरे पास, तो मैं 33,000 में यहाँ पे बेचूँगा उसको। तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो ट्रैवल एजेंट क्या करेगा कि फोर्सफुली वो किसके पास चला जाएगा? ज्योति के पास चला जाएगा, क्योंकि उसे 32,000 में वो मिल रहा है। इसलिए सॉफ्टवेयर के अंदर 2 प्राइसिंग दी हुई है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि बी टू बी कस्टमर के लिए ये मेरा कॉस्ट 30,000 रुपीज़ है और क्या कॉस्ट है? अडल्ट कॉस्ट है। अडल्ट कॉस्ट पीपी मीन्स पर पर्सन, ठीक है? चाइल्ड विद बेड कॉस्ट, फॉर एग्जांपल चाइल्ड विद बेड और विदाउट बेड को पता है आपको क्या है कांसेप्ट? नो? चाइल्ड की एज मतलब चाइल्ड की एज ज़्यादा है तो चाइल्ड मतलब चाइल्ड के लिए अलग से बेड, एग्जैक्टली, कम है तो ऑन द उसके लिए सेम बेड, बेड नहीं लगता। उसके लिए हाँ अलग से यस बेड नहीं लगता है। अभी आप यस। बताओगे कि उसके लिए अगर बेड नहीं लग रहा है तो उसका कॉस्टिंग क्यों लग रहा है फिर? फिर तो ये कॉलम आने ही नहीं चाहिए। चाइल्ड विदाउट बेड, अगर उसको बेड ही नहीं है तो उसका कॉस्टिंग क्यों आएगा फिर? वो तो जीरो कॉस्टिंग में जाना चाहिए फिर होटल में, अगर वो बिकॉज करता है। तो चाइल्ड सेम बेडवर स्लीप विथ हाँ, मतलब देयर अगर पेरेंट्स। अगर वो सेम बेड पे जा रहा है तो अलग से तो बेड नहीं लग रहा है, तो फिर वो चार्जेस क्यों लगा रहे हैं? होटल क्यों चार्जेस लगा रहे हैं चाइल्ड विदाउट बेड के? पर्सन इंक्रीज हो रहा है मतलब। नो, अगर 3 टू 5 एज का अगर कोई चाइल्ड है, तो फॉर एग्जाम्पल उसको नो बेड, चाइल्ड विदाउट बेड लग रहा है, और 6 टू 11 का है तो उसे चाइल्ड विद बेड लग रहा है। तो यहाँ पे अगर चाइल्ड को बेड ही नहीं लग रहा है तो हम लोग चार्ज क्यों कर रहे हैं यहाँ पे उसको? उसका एक रीजन है कि बेड, चलो ठीक है, बेड तो वो एक ही बेड है तो उसको अलग से कॉस्ट लगने की जरूरत ही नहीं है ऑब्वियसली, बट ही विल टेक द रेस्ट ऑफ द एमिनिटीज, ही विल यूज द रेस्ट ऑफ द एमिनिटीज। जैसे कि आपका वाटर हो गया, मॉर्निंग में उसका ब्रेकफास्ट हो गया। ऐसा नहीं होगा ना कि दो लोग हैं तो दो ही लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, चाइल्ड विदाउट बेड को आप ब्रेकफास्ट नहीं दोगे। तो ये ब्रेकफास्ट का कॉस्ट है, अदर एमिनिटीज यूज करने का ऑप्शन है, तो इसलिए हमको उसका कॉस्ट भी एड ऑन करना है। तो चाइल्ड विद बेड का कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 28,000 डिस्क्राइब किया हुआ है, चाइल्ड विदाउट बेड का फॉर एग्जाम्पल 25,000 है। और इन्फेंट जो है, जो एज ऑफ 1 to 3 years, बिलो 3 years, तो वो जो कॉस्ट है उसका अलग से कॉस्ट है फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपीज। एक्स्ट्रा बेड मीन्स क्या है कि फॉर एग्जाम्पल 3 लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है? अरे नाव्या भी कर रही है, ज्योति भी कर रही है, रेशमा भी कर रही है। तो वो केस में क्या होगा कि नॉर्मली हर एक होटल में बेड साइज 2 लोगों के लिए होता है, ट्विन शेयरिंग बेसिस। तो वो एक ही बेड पे तो 2 लोग नहीं रहेंगे क्योंकि होटल अलाउ नहीं कर रहा है। रेशमा के लिए हम लोग अलग से तो रूम नहीं ले लेंगे एक बंदे के लिए। तो वो वहाँ पे क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा बेड, ठीक है? एज फॉर एग्जाम्पल क्या है, दोनों का एज अबाउट 11 ईयर्स है, तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा बेड का कॉस्टिंग लगेगा यहाँ पे। तो ये फॉर एग्जाम्पल आपका एक्स्ट्रा बेड का है 5,000 रुपीज। ये कौन से रेट्स हुए आपके? बी टू बी के रेट्स, जो मैं ट्रैवल एजेंट को सेल कर रहा हूँ। पर अगर मेरे पास वही डायरेक्टली एंड कस्टमर आ रहा है, तो ये मैंने यहाँ पे 30,000 में सेल किया हुआ है। वही चीज़ में अगर बी टू सी कस्टमर है तो मैं इसको 32,000 में सेल 33,000 में सेल कर रहा हूँ। वही चीज़ अगर बी टू बी जो है ये है, चाइल्ड विद बेड पर पर्सन, तो वो उसका कॉस्ट अलग से रहेगा, फ्रॉम 28 से लेकर 26,000 हो सकता है। तो ये डिफरेंस है चाइल्ड आपका बी टू बी एंड बी टू सी रेट्स के लिए। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज स्पेशल अट्रैक्शन। अभी होता क्या है कि कोई भी अगर आप वेबसाइट देखोगे, ट्रैवल वेबसाइट्स, सो लेट मी जस्ट शो यू फ्यू थिंग्स। अपने सॉफ्टवेयर में देखते हैं, ठीक है? आपने अगर इसमें ट्रैवल एंड टूर्स में जाके आइटिनरी में अगर देखा है, तो वहाँ पे 3 चीज़ें हमने दी हुई है। हर एक डेस्टिनेशन वाइज हमने आइटिनरी बाय डिफॉल्ट सिस्टम में प्रोवाइड किया हुआ है। प्रीवियस जो सॉफ्टवेयर था उसमें बाय डिफॉल्ट हमने कोई आइटिनरी नहीं प्रोवाइड की थी, कस्टमर खुद आइटिनरी उसमें ऐड कर रहा था। अभी हमने कुछ स्टैंडर्ड आइटिनरी उसमें दी हुई है। तो अभी ये जो है ये स्पेशल अट्रैक्शन है। तो एग्जैक्टली स्पेशल अट्रैक्शंस क्या होता है कि अभी आप फॉर एग्जाम्पल दुबई घूमने जा रहे हो, ठीक है? दुबई में पहले दिन में क्या कर रहे हो आप? सिटी टूर कर रहे हो, दुबई जो सिटी है उसको आप ट्रैवल करने वाले हो। तो मैं सिंपल एक वर्डिंग में क्या डिफाइन करूंगा? दुबई सिटी टूर, अराइवल एट दुबई एयरपोर्ट एंड दुबई सिटी टूर।
पर स्पेशल अट्रैक्शन में मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, कौन से एयरपोर्ट से उसको ड्रॉप अप करना है, वो जो कौन सी व्हीकल वहाँ पे आने वाली है, वो कहाँ पे पिकअप करने की, कौन से टाइम में पिकअप करेगी, होटल में छोड़ेगी, होटल में वो थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे, फ्रेश होने के बाद फॉर एग्जाम्पल लंच करेंगे, लंच के बाद फिर से वो व्हीकल ड्राइवर आके व्हीकल लेके पिकअप करेगा, फिर वो सिटी टूर में बुर्ज खलीफा दिखाएगा, वो दुबई मॉल दिखाएगा, ये सारी डिटेल जो आपको डिटेल प्रोग्राम में आ जाती है। तो स्पेशल अट्रैक्शन में हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, अराइवल एट दुबई एयरपोर्ट एंड सिटी टूर, दैट्स इट, इन शॉर्ट एंड इन डिस्क्रिप्शन, इतना ही उसका डिफरेंस है, मेजर उसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट इज ट्रैवल एंड टूर्स रेफरेंसेस। ओके, सो रेफरेंसेस क्या है बेसिकली कि ट्रैवल इंडस्ट्री में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस है जहां से इंक्वायरी लीड जनरेट होती है। ओके, कुछ लीड्स वेबसाइट से जनरेट होती है। लीड मींस व्हाट, कस्टमर इंक्वायरी कर रहा है, तो वो कस्टमर कैसे इंक्वायरी कर रहा है, एक तो वो वेबसाइट पे जाके, वेबसाइट से भी इंक्वायरी जनरेट हो सकती है, अगर आपने फेसबुक में एडवर्टाइजमेंट की हो तो वहां से भी हो सकती है, अगर मैंने किसी एग्जीबिशन में स्टॉल लगाया हुआ है तो वहां से भी इंक्वायरी जनरेट हो सकती है, मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट किया तो वहां से भी इंक्वायरी जनरेट हो सकती है, मैंने होर्डिंग्स अगर लगाए तो वहां से भी मुझे इंक्वायरी जनरेट हो सकती है। मतलब जितने सारे सोर्सेस ऑफ इंक्वायरीज है, दैट्स कॉल्ड एज रेफरेंसेस। ये इंक्वायरी का रेफरेंस क्या है, वो क्यों लेना है हमें, कि एक ROI करके कंसेप्ट है। अगर मैंने वेबसाइट के ऊपर एक्स अमाउंट अगर मैंने एक्सपेंड किया हुआ है, या फिर गूगल एडवर्ड्स में मैंने इतना पैसा लगाया हुआ है, तो उसमें से मुझे कितना इंक्वायरी जनरेट हो रहा है और उसमें से कितना कन्वर्ट हो रहा है, वो मुझे आइडेंटिफाई होना चाहिए ना। अगर मुझे आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, मैंने वेबसाइट के ऊपर फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज एक्सपेंसेस किए हुआ है और मुझे लीड तो जनरेट हो रहा है ओनली 50,000 रुपीज, सो आई एम इन लॉस। तो ये फाइंड आउट करने के लिए ये रेफरेंसेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुझे पता नहीं आपने रिसेंटली जो रिपोर्ट्स वगैरह आए हुए हैं ना, तो रिपोर्ट्स के अंदर यहाँ पे भी नहीं है, मैं आपको एक दिखा देता हूँ। सर रेफरन्समध्ये ना म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एका कस्टमरचा न्यूजपेपर थ्रू रेफरन्स असेल आणि दुसरा कस्टमर जर सेम रेफरन्स ॲड करत असेल तर ते ॲड होत नाही, रेफरन्स ऑलरेडी एक्झिस्ट, म्हणजे असं का? ओके, इथे जे आहे ना, इथे तुम्ही टाकताना काय टाकताय, फक्त लिस्ट हे सगळं मास्टर टेबल आहे, इथे रिपिटेटिव्ह डेटा नाही चालणार। आता एक काय आहे, की हे फक्त लिस्ट ऑफ रेफरन्सेस आहेत. पण तुम्ही ॲक्चुअली ती इन्क्वायरी ज्यावेळेस जनरेट होते ना, तर तिथे मी डिफाइन करतो, की ती लीड कुठून आलेली आहे. म्हणजे CRMमध्ये मी ज्यावेळेस जाईल इन्क्वायरीमध्ये, आता मला फॉर एक्झाम्पल एक काव्य नाव्याकडनं एक इन्क्वायरी आलेली आहे, ठीक आहे. तर मी इथे काय करेल, कुठल्या टाइपची इन्क्वायरी आहे, पॅकेज टूर. आता ज्यावेळेस मी ते नाव्य डिफाइन करेल आणि ती इंटरेस्टेड आहे फॉर एक्झाम्पल दुबई टूरसाठी, तर मला इथे ऑप्शन्स येतो सोर्स ऑफ इन्क्वायरीज. म्हणजे हा जो डेटा येतोय ना, हा जो ड्रॉपडाउन, तो ड्रॉपडाउन, ये जो ड्रॉपडाउन आ रहा है ना, ये ड्रॉपडाउन मेरे रेफरेंसेस में आ रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी कितनी इंक्वायरी हुई है, एक नाव्या ने की हुई है, एक ज्योति ने इंक्वायरी की हुई है, दोनों कहाँ से आए हैं, फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट से, तो दोनों कन्वर्ट हो चुके हैं। तो मुझे क्या पता चल रहा है अभी, कि नाव्या एंड ज्योति कमिंग फ्रॉम द वेबसाइट सोर्स और द रेफरेंसेस, और मेरा टोटल बिजनेस हुआ है 1 लाख रुपीज। वही चीज अगर मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ कि मुझे वो आ रही है एग्जीबिशन से, तो मुझे कितना बिजनेस मिल रहा है एग्जीबिशन से, फ्लायर से आ रही है, तो फ्लायर अभी नावे की जगह में फॉर एग्जाम्पल मैंने रेशमा डाल दिया, रेशमा रेफरेंसेस इज कमिंग फ्रॉम फ्लायर सपोज, तो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि अच्छा रेशमा का जो है 2 लाख का बिजनेस मुझे फ्लायर डिजाइनिंग से आया हुआ। तो यहाँ पे आप रिपीटेटिव डेटा मत डालिए, यहाँ पे आपका रिपीटेशन हो सकता है। फ्लायर से आपको 5 कस्टमर आ गए, तो आप कस्टमर का नाम चेंज हो जाएगा, फ्लायर एज इट इज रहेगा। क्लियर? अभी कोई डाउट? मास्टर डेटा में आप कोई भी डेटा रिपीटेटिव नहीं डालोगे। अगर सिटी भी आपने रिपीट किया है, फॉर एग्जाम्पल पुणे सिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आप दूसरा सिटी ऐड करोगे तो सिस्टम विल नॉट अलाउ इट, क्योंकि वो रिपीटेटिव हो जाएगा और आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगा बाद में। ठीक है, नेक्स्ट इज टैब ग्रुप टूर, टैब 4 कॉस्टिंग। ये इन्फंट कॉस्ट फील्ड है, आपने इन्फंड किया हुआ है, इन्फंट ये होना चाहिए, इफेंट है वो। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी चाइल्ड है विच इज एज इज 1 to बिलो 3 years विच कम अंडर द इन्फंट, अडल्ट, चाइल्ड विद बेड, चाइल्ड विदाउट बेड एंड इन्फंट, ये 4 टाइप्स के पैरामीटर्स है। मास्टर में व्हाट इज द वर्क ऑफ अदर मास्टर्स, मैंने वो एक्सप्लेन किया अभी, अदर मास्टर्स जो आपने वही है ना, अदर मास्टर अभी हमने डिस्कस किया हुआ है जी।
अदर मास्टर्स मीन्स हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि बहुत सारा डेटा बाय डिफॉल्ट सिस्टम में दिया हुआ है। अभी दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप कोई भी एक कंप्यूटर ले रहे हो, ठीक है, अभी कंप्यूटर फॉर एग्जाम्पल कंप्लीट असेंबल्ड है, तो आपको क्या करना पड़ता है कि वो डायरेक्टली प्लग एंड प्ले करना पड़ता है। आप इमीडिएटली सॉफ्टवेयर वो कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आपने क्या किया है कि आपने कीबोर्ड अलग से लिया हुआ है, माउस अलग से लिया हुआ है, आपका मदरबोर्ड अलग से लिया हुआ है, उसमें जितने सारे पैरामीटर्स है वो अलग अलग से लिए हुए हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले असेंबल करना पड़ता है। सो इट टेक सम टाइम। अगर हमने ये डेटा नहीं दिया हुआ है तो क्लाइंट को ये डेटा ऐड करते बैठना मतलब ये कम से कम 2 महीने का काम उनको हो जाएगा। सारी सिटी फाइंड आउट करो, सिटी ऐड करो, स्टेट फाइंड आउट करो, वो ऐड करो, इतने सारी एयरपोर्ट की लिस्ट है वो ऐड करो। तो इसलिए हमने ये वाला डेटा बाय डिफॉल्ट सिस्टम में दिया हुआ है, विच कॉल्ड एज एन अदर मास्टर्स। ठीक है, मुझे पता नहीं एक क्वेश्चन आपके आना चाहिए था, इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्यों क्यों नहीं आया हुआ है आपके साइड से। अभी यहाँ पे जो क्रेडेंशियल्स का जो सेक्शन है ना, वो क्रेडेंशियल्स के सेक्शन में यहाँ पे एक आईपी एड्रेस ऑथेंटिकेशन एक फील्ड था, वो किसी ने पूछा नहीं। एनी रीजन? उस वीडियो मैम में वो क्लियर हो गए, मैम ने बताया। अच्छा, वीडियो ने क्लियर हो गया वो, चलो परफेक्ट। हाँ। ट्रैवल एंड टू व्हाट इज द सीजनल टैरिफ। सीजनल टैरिफ मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी पर्टिकुलर सीजन हो, मार्केट में क्या होता है कि पिक सीजन और नॉन पिक सीजन। अब ये सीजन में जैसे कि अभी रेनिंग स्टार्ट होने वाला है, तो रेन सीजन में कोई भी नॉर्थ इंडिया नॉर्मली नहीं घूमने जाता है, केरला कोई घूमने नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा बारिश है। तो ऑब्वियसली वो सीजन में रेट कितना क्या रहेगा, लो रेट रहेगा, होटल का भी, ट्रांसफर का भी, एक्टिविटी। पर वही चीज़ अगर हम लोग कंसिडर करेंगे कि हम लोग दिवाली फेस्टिवल के सीजन में वहाँ पे जाएंगे, तो ऑब्वियसली रश बहुत ज़्यादा रहता है, सीजन अच्छा रहता है, तो उसका कॉस्टिंग जो है हायर रहेगा। इसलिए हमने सीजनल कॉस्ट उसको डिफाइन किया, सीजनल टैरिफ। Where we can find destination images and what is tour capacity. Okay, where we can find the destination images. So destination images तो है ना यहाँ पे। ये क्वेश्चन कैसे आया आपसे साइड? ये डेस्टिनेशन इमेजेस है ना। ये जो मास्टर गैलरी है ना यहाँ पे, सॉरी, ये जो मास्टर गैलरी है वो हर एक जगह पे रिफ्लेक्ट हो रही है जब हम लोग ग्रुप टूर कोटेशन ग्रुप बना रहे हैं या फिर कोई पैकेज कोटेशन बना रहे हैं। तो अभी फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक टूर बना रहे हो केरला के लिए, तो मैंने यहाँ पे क्या डिफाइन किया, डोमेस्टिक टूर, केरला टूर, डेस्टिनेशन क्या है, केरला। अभी ये जो इमेजेस आ रही है ना, वो कहाँ से आ रही है, वो आ रहा है हमारा मास्टर टेबल से। कोई क्वेश्चन था सर में। हाँ, वही चीज अगर हम लोग डिफाइन करेंगे कि चलो टूर कैपेसिटी ये है। हाँ, आई थिंक पहले मैंने डिस्कस किया हुआ है कि ग्रुप टूर मिस फिक्स्ड डिपैचर और कस्टमाइज टूर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अभी फिक्स्ड डिपैचर्स मींस इसके डेट जो है ना वो ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड है मार्केट में, कि ये जो टूर है ये कब अगस्त में जाने वाली है, 1 अगस्त से लेके फॉर एग्जाम्पल 4 अगस्त। इसका टूर का कैपेसिटी क्या है, फॉर एग्जाम्पल 30 पैक्स है। तो जैसे 30 पैक्स हो जाएंगे, ये टूर कंप्लीट मतलब फुल हो जाएगा, उसके बाद उसका बुकिंग नहीं लिया जाएगा। उसके अंदर जितने सारे स्पेशल अट्रैक्शन, डिटेल प्रोग्राम, ओवरनाइट स्टे है, वो टोटल 30 पैक्स के लिए सेम रहेंगे। ऐसा नहीं कि 30 में से 5 लोगों को अलग आइटनरी है, 10 लोगों को अलग आइटनरी, ऐसा नहीं है। उसके बाद क्लिक करता हूँ, बंद कर देता हूँ इसको। यहाँ पे तो ये जो डेस्टिनेशन अगर मैं यहाँ पे केरला सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो केरला में ये सारे इमेजेस आ रहे हैं, तो ये कहाँ से आ रहे हैं, ये मेरे मास्टर आइटनरी से यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं क्या डिफाइन करूंगा यहाँ पे कि डे 1 में फॉर एग्जाम्पल मैंने फ्लाइट दी है, तो मैं इसको फ्लाइट सेव करता हूँ। डे 2 में मैंने क्या दिया है, फॉर एग्जाम्पल एलएपी दिया हुआ है, तो मैंने एलएपी सेव करा ऐसा। और ये इमेजेस जो है वो आपका कोटेशन जब हम लोग प्रिंट करेंगे वहां पे रिफ्लेक्ट होकर आने वाला है। ठीक है, व्हाट इज पैक्स। हाँ, पैक्स इज गेस्ट, कितने नंबर ऑफ गेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं हम लोग प्रपोजल बना रहे हैं ज्योति के लिए, तो एक फैमिली के लिए, तो ज्योति में कितने पैक्स है, फॉर एग्जाम्पल 4 पैक्स है, मतलब 4 गेस्ट है। तो वो पैक्स के अंदर भी डेफिनेशन है, अडल्ट कितने हैं, चाइल्ड विद बेड, चाइल्ड विदाउट बेनिफिट, टोटल मिला के जितने हैं उसको हम लोग पैक्स कंसिडर करें। ट्रैवल इंडस्ट्री में उसको वर्डिंग है पैक्स। ठीक है,
व्हाट इज B2B कॉस्ट, अभी हमने वो थोड़ी देर पहले वही डिस्कस किया है, B2B एंड B2C कॉस्ट. व्हाट इज फॉलो अप रिपोर्ट वेयर वी कैन यूज, व्हाट इज फॉलो अप रिपोर्ट. ओके, सो बेसिकली कोई भी इंक्वायरी जब सिस्टम में जनरेट हो रहा है CRM के अंदर इंक्वायरीज, तो जब हम लोग इंक्वायरी यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, तो ये फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंक्वायरी मैंने सॉफ्टवेयर में इम्तियाज अलम जो है इनकी इंक्वायरी मैंने सॉफ्टवेयर में ऐड कर दी. नाउ मैं पहले दिन उनको फॉलोअप करूंगा, इम्तियाज सर आपको कहाँ पे जाना है, केरला जाना है, कौन सी डेट में जाना है, कितने नंबर ऑफ गेस्ट है, क्या आइटनरी आपको चाहिए, फ्लाइट में जाना है, ट्रेन में जाना है, ये सारी डिटेल्स में क्लाइंट्स के साथ से इनपुट ले रहा हूँ. ये मेरा पहला कॉल हुआ, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे फॉलोअप में जाऊंगा और फॉलोअप में डिफाइन करूंगा कि स्टेटस क्या है, इन फॉलोअप चल रहा है अभी ये इंक्वायरी, टाइप क्या चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल आपने किया कि हैड अ कॉल एंड चैट विद द क्लाइंट्स, तो आप यहाँ पे डिफाइन करोगे कि स्टेज क्या है, क्लाइंट बहुत इंटरेस्टेड है, बेसिक इंटरेस्टेड है और बहुत कम इंटरेस्टेड है. तो वो मैंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, स्ट्रॉन्ग बिग डिफाइन किया. और यहाँ पे मैं रिमार्क करूंगा आई गॉट इन्फॉर्मेशन लाइक टोटल अडल्ट, चाइल्ड विद बेड, चाइल्ड विदाउट बेड, इन्फेंट, कौन सा फ्लाइट चाहिए, कौन से डेट में इनको ट्रैवल करना, ये सारे मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा. क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब मैं इम्तियाज का ओपन इंक्वायरी ओपन करूंगा, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा लास्ट कन्वर्सेशन के साथ क्या हुआ है. डेली अगर मैं 10, 20, 30 इंक्वायरी का हैंडल कर रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं रहेगा कि हर एक क्लाइंट के साथ मैंने क्या डिस्कस किया, मान्य के साथ क्या डिस्कस, नाव्या के साथ क्या डिस्कस किया, ज्योति, रेशमा के साथ, सोनम मैम के साथ, मुझे नहीं याद रहेगा. सो आई विल जस्ट रिमार्क इट हियर जो भी कुछ कम्युनिकेशन हुआ है. तो ये जो जितना सारा कम्युनिकेशन है वो रिपोर्ट में अगर फॉलोअप रिपोर्ट में अगर एक्सपोर्ट करता हूँ, तो मुझे सब कुछ पता चल रहा है. इम्तियाज का अभी लेटेस्ट मैंने क्या क्या उसके साथ डिस्कशन किया है, ये एडमिन पर्पज के लिए. एडमिन देखेगा कि अच्छा मैंने 10 इंक्वायरी नाव्या को असाइन की थी, 10 इंक्वायरी मैंने ज्योति को की थी और रेशमा को की थी फॉर एग्जाम्पल. तो वीकली बेसिस पे मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा, मैं देखूंगा अच्छा नाव्या ने क्या कम्युनिकेशन किया हुआ है क्लाइंट के साथ, कोटेशन सेंड किया नहीं किया, कितने कोटेशन सेंड किए होते. ये है फॉलोअप अपडेट रिपोर्ट, कस्टमर का फॉलोअप. व्हाट इज TDS, मैंने आपको इसको वीडियो भेजा हुआ है ऑलरेडी, तो आप उसको रिव्यू कर लो. फील्ड्स ऑफ फ्लाइट टिकट, फील्ड्स ऑफ फ्लाइट टिकट इसके अंदर ही है, फ्लाइट बुकिंग के अंदर, सेल्स के अंदर. थोड़ा मुझे यहाँ पे डाउट है, मुझे पता नहीं आपने वो रिव्यू किया है. ट्रैवल एंड टू इसके अंदर CRM के अंदर ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, ID प्रूफ भी है, इन्वेंट्री है. आई होप यू गॉट दिस पॉइंट्स. सेल्स के अंदर आपने डिफाइन किया कि फ्लाइट, फ्लाइट ऑफ, फील्ड ऑफ फ्लाइट टिकट. अच्छा, तो इसके बहुत सारे फील्ड्स है, मे बी आपको वो अननोन रहेंगे. तो फॉर एग्जाम्पल सबसे हमने यहाँ पे कस्टमर सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है. दूसरा फील्ड है ट्रैवलिंग टाइप. ट्रैवलिंग टाइप मीन्स डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल है. अगर मैं फ्लाइट यहाँ पे बुक कर रहा हूँ, तो पुणे टू दिल्ली अगर मैं फ्लाइट बुक करूंगा तो आई विल से डोमेस्टिक. अगर मैं पुणे टू दुबई फ्लाइट दे रहा हूँ तो आई विल कॉल एज इंटरनेशनल. क्यों है ये, क्योंकि डोमेस्टिक का गवर्नमेंट के हिसाब से टैक्स अलग है और इंटरनेशनल का टैक्सेशन अलग है, इसलिए. ठीक है, अभी इंटरनेशनल सेम पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है क्या, यस. अभी यहाँ पे री इशू का एक टिकट है, एक बटन है. तो बेसिकली री इशू टिकट क्या होता है कि मैंने क्या किया कि 1 महीना पहले एक बुकिंग किया था पुणे टू दिल्ली, ठीक है. बट सडनली क्या हुआ कि जो एग्जीबिशन है वो पोस्टपोन हो गया, मेरी मीटिंग पोस्टपोन हुई है, और कोई भी XYZ रीजन हो सकता है. तो मुझे क्या करना है, टिकट कैंसिल नहीं करना है, मुझे वो डेट पोस्टपोन करनी है या फिर प्रीपोन करनी है. तो इसलिए मैं यहाँ पे री इशू टिकट डिफाइन कर रहा हूँ. तो री इशू में क्या होगा कि मेरी सारी डिटेल्स एज इट इज रहेगी, बस मेरा जो पेनल्टी चार्जेस है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा. तो इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन करने बहुत जरूरी है, तो वो हम लोग इसमें करेंगे. वो हो गया टिकट री इशू. अभी जैसे ही मैं बाकी सारी मैं डिटेल डाल रहा हूँ, गेस्ट का नाम क्या है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, अडल्ट, चाइल्ड विद बेड, टिकट नंबर क्या है, GDS PNR. अब ये फ्लाइट टिकट नंबर तो आपको क्लियर है. GDS PNR क्या होता है कि जैसे मैंने आपको आई थिंक कुछ वीडियो में बताया होगा कि कोई भी एयरलाइन जब लॉन्च होती है कि ये ये एयरलाइन जो है एयर इंडिया, ये इट विल ट्रैवल फ्रॉम पुणे टू दुबई ऑन दिस डेट. तो वो कल जा रही है और आज लॉन्च होगा ऐसा तो नहीं है ना. ऑब्वियसली 3 महीना 6 महीना पहले तो वो एयरलाइन मतलब डिस्क्लोज हो जाती है कि वो डेट में वो ट्रैवल करेंगे, ठीक है. अब सबसे पहले कहा किसको पता चलता है, ये एयरलाइन फॉर एग्जाम्पल एयर इंडिया है, इंडिया एयरलाइंस. उसने क्या किया कि दुबई का जो फ्लाइट है उसके लिए 300 पैक्स है टोटल. तो वो आज के डेट में लॉन्च किया कि ये ट्रैवल करेगा 1 अगस्त को. ये एयर इंडिया ने इन्फॉर्म किया. ये सेकेंडरी किसको पता चलता है, वो मैं आपको बताता हूँ. 3 टाइप्स के सॉफ्टवेयर है मार्केट में. एक है आपका गैलीलियो, दूसरा है साबा और दूसरा है अमेडियस. ये 3 जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है इनको वो इन्फॉर्म कर देता है.
कि हमारे पास 300 एक एयरलाइन जो है पुणे टू वो दिल्ली ट्रैवल दुबई ट्रैवल करेगी, उसमें 300 का कैपेसिटी है, और आप उसको टिकट सेल करना स्टार्ट कर दो। तो ये 3 कंपनी क्या करेगी कि जितने सारे उसके अंडर बाकी सारे एजेंट है, बाकी बहुत सारे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर है, उनको वो सेल करने के लिए इन्फॉर्म करेगी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल गैलीलियो के थ्रू 100 बुकिंग्स हुए हैं, साइबर के थ्रू 100 बुकिंग्स हुए, एमेडेस के 100 बुकिंग हुए, तो ये 300 का आपका कैपेसिटी फुल हो जाएगा। ठीक है, अभी जीडीएस पीएनआर क्या होता है, ये कंपनी अभी गैलीलियो क्या करेगी कि कोई भी अगर एक टिकट पब सेल हो रहा है तो एक पीएनआर जनरेट करेगी। ये पीएनआर क्या, आप गूगल में सर्च कर दो, ये एक यूनिक नंबर होता है बेसिकली। ठीक है, वो नंबर वो टिकट को असाइन कर देगी। तो फ्यूचर में कभी भी मुझे अगर रेफरेंस निकालना है कि ये जो पीएनआर है उसके साथ कौन सा गेस्ट था, तो मैं आफ्टर 10 ईयर्स ऑल्सो मैंने वो पीएनआर नंबर डाल दी, एंटर किया, तो ऑटोमेटिकली मुझे पता चलेगा कि ये गेस्ट ने वहां पे ट्रैवल किया हुआ ये पीएनआर के अकॉर्डिंग। ठीक है, बैगेज, बैगेज क्या होता है बेसिकली कि जब आप फ्लाइट में जाते हो तो दो टाइप्स के, एक बैगेज और एक लगेज है। ठीक है, तो बैगेज क्या होता है कि आप फ्लाइट में जब बैठते हो तो आपको कुछ फ्लाइट्स एयरलाइंस डिस्क्लोज करती है कि आप 6 kg तक हैंडबैग यूज कर सकते हो फ्लाइट के अंदर। कुछ लोग बोलते हैं कि 7 का कैपेसिटी होता है, 8 का कैपेसिटी होता है। सो दिस बैगेज वी कैन डिफाइन हियर कि इसका कैपेसिटी क्या है। अब ये फॉर एग्जाम्पल आपका ये जा रहा है पुणे टू दिल्ली, टिकट नंबर आपने डाल दिया 1 2 3 4 5, जीडीएस पीएनआर जो भी कुछ है वो आपने डाल दिया, कैपेसिटी 6 किलो, 6 kg, सीट नंबर क्या है, तो सीट नंबर मैंने यहाँ पे जो भी कुछ है वो डाल दिया। मील प्लान, कुछ मील प्लान इसलिए इंक्लूडेड है क्या, फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। मल्टीपल पैसेंजर्स मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। नेक्स्ट, टाइप, अभी यहाँ पे फ्लाइट के मल्टीपल टाइप्स हो सकते हैं जब मैं टिकट बुक कर रहा हूँ। एक तो वन वे हो सकता है, राउंड ट्रिप हो सकता है, मल्टी सिटी हो सकता है। वन वे मीन्स क्या, ओनली पुणे टू दुबई। राउंड ट्रिप क्या है, पुणे टू दुबई, दुबई टू पुणे। और मल्टी सिटी क्या हो सकता है, आई एम ट्रैवलिंग पुणे टू दुबई फर्स्ट, देन दुबई टू यू कैन से सिंगापुर, और सिंगापुर से फिर से पुणे। तो ऐसे मल्टी सिटी करेंगे तो वो ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पे है, ऐड सेक्शन। अब इसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स है, एक तो कौन से डेट में वो ट्रैवल करेगा, कौन से डेट में वो डिपार्चर होगा, कौन सी एयरलाइन हम लोग वो टिकट के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, कैबिन क्या है, इकोनॉमी क्लास है, बिजनेस क्लास है, फर्स्ट क्लास है, अदर है। वो फ्लाइट के अंदर ऑप्शन है कैबिन्स के। कैबिन्स के अकॉर्डिंग मतलब उसको फैसिलिटी और उसका सिटिंग फैसिलिटी जो है वो अलग अलग होता है। सब कैटेगरीज वो फ्लाइट के अंदर ही होता है कि ये जो कैबिन है उसमें कुछ सब कैटेगरीज वगैरह है क्या, वो आपको कंसिडर ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। फ्लाइट नंबर आ गया, एयरलाइन पीएनआर। जीडीएस पीएनआर मींस क्या है कि ये जीडीएस ने जो डिसाइड किया हुआ है वो पीएनआर है, और एयरलाइन एक पीएनआर जनरेट करती है। तो दोनों पीएनआर अलग अलग होते हैं, वो टिकट पे प्रिंट आउट होकर आ जाता है बेसिकली। एक सेकंड ना, मुझे कॉल आ रहा है। ओके, तो ये वाला फील्ड हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, एयरलाइन पीएनआर जो एयरलाइन जनरेट करती है। एंटर डिपैचर एयरपोर्ट, तो मतलब वो कहाँ से फ्लाइट लैंड करने वाली है, सेक्टर क्या है, फ्रॉम पुणे से वो दुबई डीएक्सबी एयरपोर्ट जो है वहाँ पे वो ट्रैवल करेगी। नहीं सॉरी, यहाँ पे डिपैचर टर्मिनल है, वो एक बार बता देता हूँ आपको। तो बेसिकली टर्मिनल क्या होता है, अगर आपने आप में से किसी ने अगर फ्लाइट ये ट्रैवल किया हुआ है फ्लाइट से, तो अगर हम लोग मुंबई एयरपोर्ट में भी जाएंगे ना, तो मुंबई एयरपोर्ट में दो टाइप्स के टर्मिनल्स हैं। टर्मिनल्स इज काइंड ऑफ गेट, कौन से गेट में से आप अंदर जाने वाले हो,
यार कौन से गेट में से आप बाहर आने वाले हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक जितने सारे बड़े बड़े एयरपोर्ट से, कुछ एयरपोर्ट में 3 टर्मिनल से, 4 टर्मिनल से, 5 टर्मिनल है। तो ऐसा नहीं कि अपने इसमें एक गेट यहाँ पे दूसरा गेट यहाँ पे, ऐसा नहीं है। टर्मिनल्स का डिस्टेंस कभी कभी 2 किलोमीटर हो जाता है, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ऐसा हो जाता है। तो इसलिए टर्मिनल डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो फॉर एग्जाम्पल टर्मिनल ए, वही कहाँ पे ड्रॉप अप करने वाला है वो, दुबई में, फॉर एग्जाम्पल टर्मिनल सी। लगेज का जैसे मैंने बताया कि हैंडबैग का कैपेसिटी आपका 6 किलो केजी है, और आप लगेज जो एयरलाइन में प्रोवाइड करते हो उसका कैपेसिटी फॉर एग्जाम्पल 25 केजी है, जो आप लेके जा सकते हो। नंबर ऑफ पीसेस, आपके पास बैग्स कितने हैं, वो कितने बैग्स आप लेके जा सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 2 बैग्स। स्पेशल नोट, कुछ स्पेशल अट्रैक्शन वगैरह आपको डिफाइन करना है तो आप इसमें मेंशन कर सकते हो। एयरक्राफ्ट टाइप क्या है, ऑपरेटर कैरियरिंग का है, ये आपको ज़्यादा कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। फ्रीक्वेंट फ्लायर, ये इंटरनल पर्पज के लिए होता है। और टिकट का स्टेटस क्या है, कभी कभी होल्ड होता है, कभी कभी कंफर्म हो जाता है। ठीक है, अभी ऐसा जो है ना कंफर्म, तो मिस्टेक क्या है कि उन्होंने सी स्मॉल में रखा है, तो ये कंफर्म का सी जो है ना वो कैपिटल होना चाहिए। ये टाइप्स के जो इनपुट है ना वो आपको प्रोवाइड करना है बेसिकली। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग ये वाला डेटा एंट्री करेंगे। मैं इसको डिलीट कर दूँ टेम्पररी। नहीं, जो पैरामीटर कॉस्टिंग, तो कॉस्टिंग में हमने क्या किया है कि जब हम लोग डेटा ऐड कर रहे थे तो यहाँ पे हमने एक ही अडल्ट डिफाइन किया हुआ है। अगर मैं इसको और एक डिफाइन करो, फॉर एग्जाम्पल प्रमोद, तो मैंने इसको स्टेटस दे दिया चाइल्ड। ठीक है, नाउ अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो 2 फील्ड्स मेरे ओपन हो चुका है, एक तो चाइल्ड का फेयर और अडल्ट का फेयर और चाइल्ड का फेयर। तो फेयर मीन्स क्या होता है कि एक बेसिक प्राइस, वो टिकट का बेसिक प्राइस क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल अडल्ट के लिए मेरा 15,000 रुपीज़ है और चाइल्ड के लिए उसका कॉस्ट है 14,000 रुपीज़। ये मेरे परचेस कॉस्ट है। फेयर मीन्स मैंने एयरलाइन से कितने अमाउंट में वो परचेस किया हुआ है। उसके बाद वाईक्यू टैक्स। तो वाईक्यू टैक्स मीन्स क्या है कि जो एयरलाइन में जो फ्यूल वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो उसका एक टैक्स अलग से होता है, क्योंकि वो टैक्स का जो बेनिफिट है ना वो हम लोग ले सकते हैं, इसलिए वो वाईक्यू टैक्स है। फॉर एग्जाम्पल 75 इज वाईक्यू टैक्स। अदर बहुत सारे टैक्स होते हैं एयरलाइन के सिनारियो में, तो हम लोग उसको कंबाइन करके डालेंगे कि 100 रुपीज़। डिस्काउंट, कुछ डिस्काउंट हमने प्रोवाइड किया है क्या कस्टमर को, नहीं है। अगर है तो फिर 50 रुपये डिस्काउंट है। आपने सर्विस चार्ज कितना लगाया हुआ है, ये तो आपका फेयर हो गया जो आपने परचेस किया हुआ है, उससे अमाउंट में तो हम लोग सेल नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया कि फॉर एग्जाम्पल 1000 का इसमें सर्विस चार्ज लगा दिया, तो अभी टैक्स जो कैलकुलेट होगा वो तो सर्विस चार्ज के ऊपर ही होगा 180, क्योंकि हमने वो फॉर्मूला बिजनेस रूल में ऑलरेडी सेट किया करके रखा हुआ है। क्लाइंट को अगर मॉडिफाई करें तो क्लाइंट मॉडिफाई भी कर सकता है। ये हो गया आपका सर्विस टैक्स, ये आपका मार्कअप हो गया, ये आपका टैक्स ऑन मार्कअप हो गया। अभी ये वाला जो मार्कअप, और आप बताओ कि ये भी सर्विस चार्ज भी हम लोग ले रहे हैं, ये मार्कअप भी ले रहे हैं, तो क्या डिफरेंस है, दोनों दोनों चीज़ हम लोग क्यों ले रहे हैं। कल के सेशन में हमने डिस्कस किया कि सर्विस चार्ज और मार्कअप तो एक ही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फंडा है बेसिकली। सी अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल 15,000 में मेरा ये परचेस कॉस्ट है, मुझे क्लाइंट को सेल करना है 16,000 रुपीज़ में। अगर मैं क्लाइंट को बता रहा हूँ कि 1,000 का मेरा यहाँ पे मार्कअप है, तो क्लाइंट तो बताएगा कि आपने तो 10 मिनट में उसको बुक किया, वाई यू आर चार्जिंग मी 1,000 रुपीज़। तो मैं क्लाइंट को क्या बता रहा हूँ, सर मैंने आपके इसमें से ओनली 250 रुपीज़ ही मार्कअप लिया हुआ है, और ये जो 750 जो है ना, वो मैं क्या करूँगा कि ये 250 में यहाँ पे कहाँ पे एंटर करूँगा, मेरा सर्विस चार्ज में। और ये जो 750 जो रिमेनिंग है, जो मुझे क्लाइंट को नहीं दिखाना है, 750 में यहाँ पे डिफाइन करूँगा मार्कअप के सेक्शन में। तो ये मार्कअप क्या होगा कि मार्कअप प्लस सर्विस चार्ज ये कंबाइन होके आ जाएगा, क्लाइंट को दिखेगा। मतलब 15,750 ये दिखेगा, और सर्विस चार्ज अलग से दिखेगा। तो क्लाइंट को कभी क्या रियलाइज हो रहा है, अच्छा ओनली 250 मुझे चार्ज किया हुआ, दैट इज ओके। ठीक है, ये बहुत रेयर क्लाइंट्स करते हैं, बाकी चीज़ों में वो जितना है ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे रखते हैं, पर हमें फील्ड देना जरूरी है एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। और यहाँ पे आका टीडीएस, टीडीएस आप देख लो, कोई भी कस्टमर, अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ज्योति को सेल किया हुआ है टिकट, ज्योति इज अ कॉर्पोरेट कंपनी। तो गवर्नमेंट क्या यहाँ पे अनाउंस कर रहा है, कोई भी अगर आपका कंपनी है और आप किसी को पेमेंट कर रहे हो अबाउ एक्स अमाउंट, जैसे 50,000 का फॉर एग्जाम्पल लिमिट है,
50,000 से आगे अगर आप किसी को भी पेमेंट कर रहे हो तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना ही है, ठीक है, वो एक टैक्स है, वो टैक्स डिडक्ट करके वो गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो ज्योति ने क्या किया, उसने अभी टोटल बिलिंग कितना हुआ है हमारा 30,600। तो ज्योति ने क्या किया कि हम लोग फॉर एग्जाम्पल 10% में टीडीएस आपका कट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 300 रुपीज में टीडीएस डिडक्ट किया गया, तो रिमेनिंग अमाउंट जो है ना वो मुझे ज्योति पे करेगी फॉर एग्जाम्पल रेशमा को। अभी रेशमा तो बोलेगी यार मेरा क्यों लॉस हो रहा है यहाँ पे, मैंने टिकट में तो ये अमाउंट में परचेस किया हुआ है, ये तो 300 अगर नहीं मुझे मिले तो मेरा ये तो एक्चुअली में से प्रॉफिट में 1000 में से वो डिडक्ट हो रहा है। तो रेशमा क्या करेगी, एंड ऑफ द ईयर जो हम लोग टैक्स फाइल करते हैं गवर्नमेंट को, तो जब वो टैक्स फाइल करेगी, टैक्स फाइल होने के बाद गवर्नमेंट इसको रिव्यू करेगी, फिर आपका ये 300 रुपीज रिटर्न करेगी, सिंपल, ठीक है। कोई डाउट्स? No, ठीक है, नेक्स्ट इज ये आपका ड्यू डेट वगैरह, ये तो कॉमन चीज़ है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, कैंसिलेशन पॉलिसी एंड एडवांस पेमेंट रिसिप्ट, ये ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। पीएनआर नंबर, जैसे हमने अभी डिस्कस किया है कि एयरलाइन पीएनआर और जीडीएस पीएनआर दो अलग अलग पैरामीटर होते हैं, दो कंपनी उसको एक यूनिक नंबर के हिसाब से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नंबर ऑफ पैक्स, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखा दिया कि नंबर ऑफ गेस्ट कितने हैं वो इस बुकिंग में। नरेशन, ओके, सी नरेशन होता क्या है कि अकाउंटिंग टर्म्स में नरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नरेशन इज काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हो रहा है तो उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है। सो जैसे कि हम लोग एक सिंपल एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी ज्योति ने क्या किया कि उसने एक 10,000 रुपीज की जो फीस है ना वो कॉलेज में पे कर दी। अभी वो क्या करेगी, वो जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रही है एक नोटबुक में, कोई भी अगर अकाउंट बैकग्राउंड से है आपको पता चलेगा, तो वहाँ पे वो डिफाइन कर रही है कि मैंने आज कॉलेज की फीस पे की हुई है ये डेट में, ये पर्पस के लिए। तो कोई भी ट्रांजेक्शन का डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एज अ नरेशन। जब ये अकाउंटेंट या फिर कोई भी सीए आपके अकाउंट सिस्टम को ओपन करता है, तो उसको वो नरेशन से पता चलता है कि ये एग्जैक्टली क्या है, ये किसके लिए आपने पेमेंट किया हुआ है, किसके लिए आपने पेमेंट लिया हुआ है, क्लियर। आपको अगर नरेशन और डिटेल में अगर देखना है तो आप जाइए अकाउंट्स में, लेजर, फॉर एग्जाम्पल ये है, इसको मैं व्यू करता हूँ, ये मेरा लेजर, मैंने एक कस्टमर का ओपन किया, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये जो नीचे जो आ रहा है ना इस काइंड ऑफ नरेशन, केरला टूर फॉर इम्तियाज अलम फॉर 5 नाइट्स स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डेट। तो भी आपके हिसाब से आप वहां पे मेंशन कर सकते हो कि ये जो ट्रांजेक्शन है वो किसके बिहाफ है। न्यू रिसिप्ट आउटस्टैंडिंग फील्ड, अब ये तो आपको पता होना चाहिए किसने लिखा है, साइली ने लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग फील्ड पैकेज टू रिसिप्ट। ये इसकी बात करो राइट। तो ये आउटस्टैंडिंग फीस क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपका सेलिंग अमाउंट कितना था यहाँ पे 1,00,000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर ने कितना पे किया हुआ है 25,000 रुपीज, तो आउटस्टैंडिंग कितना होना चाहिए, वो अमाउंट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दो कोई भी, फॉर एग्जाम्पल इम्तियाज है, इम्तियाज का ये बुकिंग के अगेंस्ट कितना आउटस्टैंडिंग है 59,370। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं एक पेमेंट आज ले रहा हूँ कैश में, मैंने इम्तियाज सर ने पेमेंट दे दिया, अज्यूम करते हैं कि 9,370, आप यहाँ पे देख लो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था 59,370, मैंने इसको सेव कर दिया। अभी नेक्स्ट टाइम फिर से जब मैं ओपन कर रहा हूँ इनका अकाउंट, मैंने न्यू रिसिप्ट मतलब दूसरा पेमेंट भी आया हुआ है, तो दूसरा पेमेंट जब आ रहा है मैंने वो टिक किया, तो अभी आउटस्टैंडिंग कितना आ गया 50,000 रुपीज। ये क्यों आ रहा है, जब मैं रिसिप्ट ले रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि ये कस्टमर का एक्चुअली में आउटस्टैंडिंग कितना है। अगर ये नहीं रहेगा फील्ड, कस्टमर ने बताया कि नहीं लास्ट टाइम मेरा आउटस्टैंडिंग था 25,000 रुपीज ओनली या 40,000 रुपीज ओनली, कस्टमर ने पेमेंट दे दिया 40,000 रुपीज, ये फील्ड अगर नहीं है आप अज्यूम करो, तो मैंने ये डाल दिया सेव कर दिया, पर मुझे फिर से एक बार ओपन करके देखना पड़ रहा है कोई और उसके फाइल में और कोई सेक्शन में कि आपका एक्चुअल में आउटस्टैंडिंग कितना है। अगर ये यहाँ पे फील्ड रहेंगे तो कितना ईजी है, अच्छा नहीं सर आपका 50,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग है, सो द क्लाइंट विल पे द 50,000 रुपीज, क्लियर। जीडीएस पीएनआर फिर मैंने वो आपको अभी बता दिया है, वाईक्यू टैक्स इज अ फ्यूल टैक्स, व्हाट इज मिसलेनियस, ओके।
सो आपने मिसलेनियस वर्ड 2 जगह पे देखा होगा। एक तो हम लोग जब पैकेज कोटेशन बनाते हैं ना, तो वहाँ पे मिसलेनियस कॉस्ट करके एक ऑप्शन है। देखा है आपने वहाँ पे? इसका क्वेश्चन आया था क्या मिसलेनियस कॉस्ट? नहीं आया था। नहीं। और सेल्स में भी मिसलेनियस है। सो बेसिकली मिसलेनियस क्या है कि आप कौन से टाइप से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो? ग्रुप टूर, पैकेज टूर, बुकिंग, होटल, फ्लाइट, ट्रेन, ये सारे टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। पर अगर एक कोई कस्टमर आता है, वो आपको बस बोल रहा है कि सर मुझे ओनली ये चाहिए, क्रूज चाहिए, तो क्रूज का तो ऑप्शन इसमें है नहीं। किसने बताया कि सर हमें बस ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए? किसी ने और कुछ चीज़ बताइए कि सर मुझे फ्लाइट एंड होटल दोनों चाहिए। तो मैं 2 इनवॉइस तो नहीं बनाऊंगा इसके लिए, मैं एक ही इनवॉइस इसके अंदर बनाऊंगा। तो सर जो सर्विसेज है विच इज नॉट डिस्प्ले इनटू दिस सेक्शंस और नॉट अवेलेबल इनटू आवर सॉफ्टवेयर, दोस बुकिंग दे कैन डू विद द हेल्प ऑफ मिसलेनियस मॉडल। ठीक है। सेम वैसे ही पैकेज कोटेशन में भी है आपका। होटल, ट्रांसफर्स, एक्टिविटी, क्रूज कॉस्ट, वीजा कॉस्ट, ये कॉस्ट के अलावा अगर कुछ कॉस्ट है, क्लाइंट ने बताया कि नहीं, हमें केक चाहिए, हमें कैंडल लाइट डिनर चाहिए, तो ये किसके अंदर आ जाएगा? आपका एक मिसलेनियस के अंदर आ जाएगा। फिर वी कैन डिफाइन व्हाट इज द यूज ऑफ थ्री फील्ड्स: प्री परचेज, पेमेंट एंड मल्टी पेमेंट। परफेक्ट, ओके। सो परचेज के टाइम पे ये तीनों फील्ड्स है कि प्री परचेज, एडवांस्ड, पेमेंट एंड मल्टी पेमेंट। पहले वाला जो फील्ड है ना, प्री परचेस एडवांस, तो वो क्या होता है कि जैसे ही मैं कोई दुबई में होटल, फॉर एग्जांपल नोवोटेल है, मैं हर एक टाइम उनको बिजनेस देता रहता हूँ। ठीक है। अभी क्या हुआ है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा बुकिंग हुआ है। कुछ बुकिंग मेरा अभी मंथ चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मई, अप्रैल, जून का हुआ है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर टिल दिसंबर मेरा बहुत सारा बुकिंग हुआ है। तो मुझे पता है कि नोवोटेल को मैं अच्छा खासा बुकिंग देने वाला हूँ ये मंथ में या नेक्स्ट 6 मंथ्स में। सो इनिशियली मैं क्या करूँगा कि एक एडवांस अमाउंट मैं डायरेक्टली नोवोटेल को दे दूंगा। जैसे कभी-कभी आप पहले मोबाइल में रिचार्ज करते हो, ठीक है? उसको बाद में यूटिलाइज़ करते हो। तो वैसे ही मैं क्या करूँगा कि नोवोटेल को एक 5 लाख का एडवांस दे रहा हूँ और बाद में मैं जितनी सारी बुकिंग हो जाएगी ना, तो वो एडवांस में से मैं डिडक्ट कर लूँगा। इट्स कॉल्ड एज़ प्री परचेज़ एडवांस टू द सप्लायर। अभी सेम चीज़ कस्टमर के सेक्शन में भी है। मैंने होटल को तो पेमेंट दे दिया, पर कुछ कस्टमर बोल रहे हैं कि एक काम करो सर, हमारा जाना तो कन्फर्म ही है, पर मुझे दुबई जाना है या फिर मुझे केरला जाना है। हम वो फैमिली अभी तक श्योर नहीं है, पर मेरे पास आज की डेट में ये 1 लाख का अमाउंट है, आप ये रख लीजिए, बाद में हम लोग इसको यूटिलाइज़ करेंगे। तो जब टूर ऑपरेटर जब इसका एंट्री करेगा सॉफ्टवेयर में, वो क्या करेगा कि एडवांस करके अपनी एंट्री करेगा। कोई बुकिंग अभी तक कन्फर्म नहीं हुई है। मे बी वो एडवांस मुझे एज़ इट इज़ रिटर्न देना पड़े। इसलिए मैं उसका सेल्स में एंट्री नहीं करूँगा, एडवांस में एंट्री करूँगा। दूसरा जो पैरामीटर आपने डिफाइन किया हुआ है पेमेंट। पेमेंट इज़ अ सिंपल थिंग। जैसे ही कोई भी एक ट्रांज़ैक्शन मैं कर रहा हूँ, मैंने दुबई में एबीसी होटल जो है वो मैंने परचेज़ की, तो ऑब्वियसली मैं उसको तो पेमेंट करूँगा ना सबसे पहले। कस्टमर का बुकिंग कंफर्म करना है तो वो होटल को मैं पेमेंट करूँगा, तो वो पेमेंट में जाके डिफाइन करना है कि चलो मैंने आपको इतने अमाउंट का पेमेंट ट्रांसफर कर दिया। 10,000 का बुकिंग था, मैंने ₹5,000 आपको एडवांस पेमेंट कर दिया, तो मुझे पता चल रहा है कि ये मैंने पेमेंट किया, अभी ₹5,000 और बैलेंस है। और मल्टी पेमेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। सी मल्टी पेमेंट होता क्या है? अज़्यूम कर लेते हैं कि जैसे हमने पहले कुछ टाइम पहले वही सेम डिस्कस किया था। नोवोटेल के साथ मैं कंटिन्यूअस बिज़नेस कर रहा हूँ व्हिच इज़ अवेलेबल इन दुबई, ठीक है? हमारे साथ वो एक टाइप का मतलब टाइप है। मेरे पास आज एक इंक्वायरी आई, मैंने नोवोटेल को बताया सर ये इंक्वायरी आई हुई है। दूसरी एक इंक्वायरी आई, वो भी मैंने बता दिया कि सर ये बुकिंग कन्फर्म है, ये बुकिंग कन्फर्म है। ये वीक में मैंने उसको 10 बुकिंग दे दी है होटल्स को। कभी-कभी एडवांस पेमेंट दे दिया, कभी भी नहीं दिया। अभी मेरे पास क्लाइंट का अच्छा खासा पेमेंट आया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक-एक बुकिंग को मैं नोवोटेल को नहीं बताऊँगा कि सर ये आपका हम बुकिंग आईडी 1 था, उसका ₹25,000 ये देखो मैंने ट्रांसफर कर रहा हूँ। दूसरा बुकिंग आया, सर ये देखो आप मैं ₹5,000 ट्रांसफर कर रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं करूँगा। मेरे पास 1 लाख का पेमेंट आया हुआ है, तो मुझे पूरा 1 लाख का पेमेंट वहाँ पे पे कर दूँगा। नाउ ये आपका ऑप्शन है फॉर एग्जाम्पल परचेज़ के अंदर मल्टी पेमेंट। अगर आपने एंट्री प्रॉपर्ली की है ना, तो आपको वो समझ में आ जाएगा। ठीक है? अभी यहाँ पे होटल बूम जो है, वो मैं एक बार देख लेता हूँ। मैंने क्या किया, सप्लायर में जाके चेक कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक डीएमसी वेंडर में सिलेक्ट करता हूँ, अकबर ट्रैवल्स। अकबर ट्रैवल्स से मैंने कुछ परचेस नहीं किया हुआ है, अल्मरजान से किया है क्या? नहीं। इट्रा, अभी इट्रा चलो एक ही परचेस किया हुआ है, मैं होटल देख लेता हूँ 1 मिनट।
ठीक है, इसको एग्जांपल लेता है कि मल्टी पेमेंट मीन्स क्या है कि जैसे मैंने बताया कि मैंने पैकेज टूर के लिए एक परचेस किया हुआ है, मैंने ग्रुप टूर के लिए सेम होटल, मतलब एडम्स वुड्स जो होटल है ना, हाउस, ये मैंने मल्टीपल कस्टमर के लिए बुक किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 2 3 4, चलो मैं एक ऐड करके दिखाता हूँ। ये क्या है, एडम्स, सेल्स में जा रहा हूँ, सेल्स में और एक मैं होटल बुक कर लेता हूँ। मनाली में इसका कॉस्टिंग है फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपीज। उसका मैंने सेल कर दिया। अभी ऑब्वियसली इसका परचेस भी मुझे करना है। तो होटल बुकिंग फॉर प्रमोद, कौन से सप्लायर से, होटल सप्लायर्स ऑफ एडम्स, किस अमाउंट पे, 15,000 एज इट इज आ गया, मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, अभी अगर यहाँ पे मैं जा रहा हूँ मल्टी पेमेंट में, फिर से न्यू पेमेंट, मैंने सिलेक्ट किया सप्लायर टाइप ऑफ होटल्स, होटल में एडम्स वुड। अभी आप देखो यहाँ पे 2 बुकिंग्स आई हुई है। पहली वाली बुकिंग थी मेरी 8,000 रुपीज़ की, बाद में आई 15,000 रुपीज़ की। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे अगर 10 बुकिंग भी है, तो मुझे 10 बुकिंग का एक ही पेमेंट एक साथ में करना है। मैं ऐसे नहीं कि अभी 8,000 ट्रांसफर करूंगा, 15,000 रुपीज़ ट्रांसफर करूंगा। 1 लाख रुपीज़ मेरे पास है, अभी इसका टोटल कितना आ रहा है, मैं अगर चेक बॉक्स पे क्लिक करूँ तो दोनों का मुझे कॉस्टिंग मिल रहा है 23,000 रुपीज़। इसका लॉजिक आप देख लो। तो 23,000 रुपीज़ में से सपोज मेरे पास 20,000 रुपीज़ अवेलेबल है, और मैं क्लाइंट सप्लायर को बोल रहा हूँ कि मैं अभी आपको 20,000 रुपीज़ ट्रांसफर कर रहा हूँ, बाकी जो बुकिंग्स हैं आप उसको क्लियर करवा दीजिए। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे अमाउंट डिफाइन किया 20,000 रुपीज़। अभी ये एडवांसेस भी है, जैसे मैंने बताया था कि दुबई में होटल नोवोटेल है, मुझे क्या करना है कि मैंने एडवांस में से माइनस करना है। अभी नोवोटेल का अगर मैंने कुछ एडवांस दिया है 10,000 50,000 रुपीज़ का, तो मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा कि एडवांस में से आप 20,000 रुपीज़ डिडक्ट कर दो। अभी मेरा तो एडवांसेस है ही नहीं, इसलिए वो जीरो दिखा रहा है वो होटल के लिए। इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि 20,000 रुपीज़ मैं अभी पे कर रहा हूँ। तो अभी आपके हिसाब से एक्चुअली में क्या होना चाहिए, टोटल पेमेंट 23,000 रुपीज़ है, मैं तो पे 20,000 कर रहा हूँ। तो क्या नील हो जाएगा, क्या पेंडिंग रह जाएगा, कुछ आइडिया? हेलो, एनी आइडिया रेशमा? सर्विस चार्जेस आएगा। हम्म, सर्विस चार्जेस आएगा। और मुझे कहाँ पता चल रहा है सर्विस चार्जेस कितना लिया है यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। तो 20,000 रुपीज़ है, तो पहले वाला जो पेमेंट है 9,000 का, वो क्लियर हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे अमाउंट भी डाल रहा हूँ कि 7,000 रुपीज़। तो 7,000 में क्या होगा कि ये वाला क्लियर हो जाएगा, उसमें से 1,000 रुपीज़ पेंडिंग रह जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 10,000 रुपीज़ पेमेंट करता हूँ, तो 10,000 में से ये वाला तो क्लियर हो जाएगा, 2,000 रुपीज़ और एडिशनल पेमेंट है, तो इसमें से 2,000 रुपीज़ क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको? अभी मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5,000 रुपीज़ एंटर कर रहा हूँ, कौन से मोड से पेमेंट आया, कैश से। इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। फिर से मैं पेमेंट में जा रहा हूँ, पेमेंट टू द होटल सूट। क्या हुआ यहाँ पे, पहले इसमें से 5,000 डिडक्ट हुआ है, दूसरे इसमें कुछ भी टच नहीं है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं दोनों को फिर से सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे डाल दिया कि 10,000 रुपीज़ मेरा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है, वो भी हुए कैश में। अभी क्या होना चाहिए, इसमें से 10,000 माइनस होनी चाहिए, तो वो क्लियर हो जाएगा, करेक्ट।
7000 बच रहा है तो हाँ। 7000 15,000 माइनस 7000, तो 8000 यहाँ पे बचने चाहिए, तो इसको अपडेट कर देता हूँ। नेक्स्ट टाइम जब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे होटल वेंडर ऑफ सूट, अभी आप देख लो पहले वाला तो चला गया, 15,000 में से फिर से तो 7000 उससे माइनस कर दिया, वहाँ पे 8000 पेंडिंग है। इस तरह से मल्टी पेमेंट का फंक्शनलिटी है। इन पेमेंट एविडेंस व्हाट शुड बी अपलोड, पेमेंट एविडेंस मीन्स क्या होता है, पेमेंट स्लिप। अगर मैंने किसी भी सप्लायर को पेमेंट कर दी, कल वो जाके बोल रहा है कि नहीं मुझे पेमेंट आया ही नहीं है, तो मेरे पास कोई स्लिप होना चाहिए ना, जब बंदा कोई पेमेंट करता है तो उसकी स्लिप जनरेट होता है, तो वो स्लिप अपलोड करके रखेंगे यहाँ पे। अट्रैक्शन, साइट्स इन अट्रैक्शंस कहाँ पे, हाँ साइट्स इन अट्रैक्शंस क्या होता है बेसिकली कि यहाँ पे 5 टाइप्स के ऑफर्स है, प्रमोशंस है, SMS, ईमेल, साइट्स इन अट्रैक्शंस। तो बहुत सारे डेस्टिनेशंस में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि दुबई में 2020 का बहुत बड़ा एक्सपो इवेंट था, दिल्ली में बहुत सारे इवेंट्स होते रहता है। तो जो भी कुछ इवेंट्स लॉन्च होने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सॉफ्टवेयर में वो इवेंट्स ऐड कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली जितने से हमारे हमारे कस्टमर्स है ना सिस्टम में एग्जिस्ट, उसको सबको मेल चला जाएगा। ठीक है। व्हाट इज यूज ऑफ दिस फील्ड, फ्लायर्स, ओके। सो फ्लायर्स क्या है, रिसेंटली ये वाला फीचर्स हमने लॉन्च किया हुआ है। ट्रैवल इंडस्ट्री में फ्लायर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ भी आपको B2B प्रमोशन करना है, B2C प्रमोशन करना है, तो आपको व्हाट्सएप अभी बहुत रिसेंट में है, तो वो क्या करते हैं कि इधर ईमेल के थ्रू फ्लायर सेंड करते हैं या फिर व्हाट्सएप के थ्रू फ्लायर्स वगैरह सेंड करता है। ठीक है। तो हर एक टाइम अभी ट्रैवल इंडस्ट्री को तो फ्लायर डिजाइनिंग का कोई एक्सपर्ट बंदा रखना पड़ेगा, या फिर आउटसोर्स करके हर एक फ्लायर के कॉस्टिंग देके उनको वो फ्लायर डिजाइन करना पड़ेगा हर एक टाइम। इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव। तो ये सेव करने के लिए हमने क्या किया है ना, सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट बहुत सारे टाइप्स के फ्लायर्स दिए हुए ऑलरेडी। आप अगर यहाँ पे देखोगे, फ्लायर पे क्लिक करोगे, तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा फ्लायर सेक्शन में। अभी मुझे फ्लायर कौन से डेस्टिनेशन का बनाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ऑस्ट्रेलिया का फ्लायर बनाना है, तो बहुत सारे फ्लायर्स हमने बाय डिफॉल्ट ये सिस्टम में बना के रखे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। अभी किसी को ये वाला फ्लायर्स यूज करना है प्रमोशन के लिए, या फिर ये है, तो वो बंदा क्या करेगा, इसको क्लिक करेगा, इसको मैं सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप में। अभी मुझे इसको डिजाइन करना है, क्योंकि उसमें से कुछ कंटेंट वगैरह तो है नहीं करंट इसमें, मुझे मेरे पर्सनल कुछ कंटेंट डालना है, सो मैं क्लिक कर रहा हूँ न्यू फ्लायर। उसका टाइटल मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। मैंने यहाँ पे इमेज जो है वो अभी जो डाउनलोड की थी उसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया का फ्लायर यहाँ पे आ गया। क्लाइंट खुद का लोगो अपलोड करेगा कंपनी का, वो फ्लायर का नाम डाल दीजिए, उसमें क्या टाइटल आना चाहिए, फ्लायर में क्या डिस्क्रिप्शन आना चाहिए, वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। प्रमोशन है आपका मे में अपलोड, ठीक है, वो मैंने डाल दिया, और ड्यू टू लॉन्चिंग, टाइटल विजिट ऑस्ट्रेलिया, ये मैंने डाल के इसको सेव कर दिया। अभी सेव करने के बाद वो यहाँ पे अगर इसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, तो वो सारी डिटेल्स वहाँ पे पेज कर लेगा, ये वाला सेक्शन चालू हो जाएगा, ये वाला फाइल यहाँ पे आ गया। अभी जो मैंने क्या टाइटल यहाँ पे एंटर किया था, न्यू टूर लॉन्चिंग टाइटल है, तो ये जो है ना न्यू टूर लॉन्चिंग, ये यहाँ पे आ गया उसके अंदर, उसके नीचे। अब इसको अलाइनमेंट कैसे करना है, अभी ये वाला जो सेक्शन है मुझे कहाँ पे डिस्प्ले करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट क्या रखना है, टॉप अलाइनमेंट क्या रखना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने टॉप अलाइनमेंट रख दी 25 और इसको अप्लाई कर दिया है, वो रिफ्रेश हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख लो वो यहाँ पे आ गया। अब लेफ्ट टर्म अलाइन मुझे रिड्यूस करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि कितनी है 250, तो मैं सेंटर में करना है तो 125 कर देता है इसको, ठीक है, अप्लाई। तो वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया हूँ। अब इसका कलर अच्छा दिख नहीं रहा है वो प्रॉपरली, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे उसका कलर चेंज कर रहा हूँ, तो व्हाइट कलर में शायद ही अच्छा दिखेगा, वो मैंने सेलेक्ट किया। उसका फॉन्ट साइज को बोल्ड कर रहा हूँ मैं, उसका साइज जो है वो मैंने 12 पिक्सल कर रहा हूँ, ज़्यादा करना पड़ेगा इसको, प्रॉपर 24 कर दिया, तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, अप्लाई। अप्लाई हो गया। अब ये वो यहाँ पे आ रहा है, अभी और को ये अच्छा नहीं दिख रहा है, तो मैं इसका कलर जो है प्योर वाइट कर देता हूँ,
ये तो है, और क्या चीजें करनी है, ये वाला सेक्शन। तो इस तरह से हम लोग इसको अलाइनमेंट कर सकते हैं बेसिकली। यू गॉट माई पॉइंट। दूसरा वाला जो है ना टेक्स्ट यहाँ पे है, तो मुझे क्या करना है, उसको यहाँ पे लाना है। तो मैं लेफ्ट मार्जिन टॉप मार्जिन से उसको अलाइनमेंट कर लूंगा। लोगो अपलोड करना है तो लोगो अपलोड कर दो, उसका अलाइनमेंट कर दो। क्लियर। ये है फ्लायर। तो अभी क्या है कि मुझे, मैं हार्डली 10 to 15 मिनट्स में यहाँ पे फ्लायर बना सकता हूँ। अदरवाइज मुझे कोई एक्सपर्ट को वो डिज़ाइन भेजना है, उसमें से कंटेंट भेजना है, फिर वो पहले वाला सैंपल भेजेगा, फिर मुझे अप्रूव करना है, पेमेंट देना है, तो ये टाइम में इस चीज़ों में बहुत टाइम चला जाता है। तो इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन क्रिएट योर ओन फ्लायर योर। और इसको, अभी ये फ्लायर तो यहाँ पे बन गया, ऑब्वियसली मुझे प्रमोशन करना है तो उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट में ये फाइल जो है वो जेपीजी इसमें आउटपुट में आ जाएगी। जिसको सेव करके रखना है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेव होकर आ जाएगा। ये 2 दिन में के बाद फिर से आपको वही यूज करना है, तो आप फिर से इसको मॉडिफाई कर दो। एक्सप्लेन प्रमोशनल एसएमएस। सी, मार्केट में 2 टाइप्स के एसएमएस होते हैं, एक तो ट्रांजैक्शनल एसएमएस एंड प्रमोशनल एसएमएस। जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप पेटीएम में से अगर कुछ, सॉरी, एटीएम में से कुछ अगर पेमेंट विड्रॉ करते हो तो आपको एसएमएस आ जाता है। और कुछ कंपनी का एसएमएस आ जाता है, एयरटेल हो सकता है, और जितनी सारी कंपनीज है उनको आपको एसएमएस आते रहेंगे आपके मोबाइल नंबर पे। ठीक है, तो वो हो गया आपका प्रमोशन, जो कोई ऑफर रिलेटेड एसएमएस आ रहा है। तो ये डिफरेंस है एसएमएस ट्रांजैक्शनल एंड प्रमोशनल में। व्हाट इज साइट्स इन अट्रैक्शंस, कि जो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, साइट्स इन अट्रैक्शन क्या है, कहाँ पे थे हम लोग, लेजर एलियास। हाँ, अकाउंट लेजर जो है और एलियास। अभी जैसे कि एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं कि रेशमा का जो ऑफिशियल नाम है, फॉर एग्जांपल रेशमा है, पर घर में उसको कुछ अलग से नाम से लोग बुलाते होंगे। तो एक्चुअल नेम और एलियास नेम, ये दोनों डिफरेंस है। वो लेजर को हम लोग किस नाम से अनाउंस करेंगे। अभी फॉर एग्जांपल आईटी वेब सर्विसेज इज अ कंपनी ऑफिशियल नेम, पर आई2सी इज अ प्रोडक्ट। तो हम लोग क्या करें कि आई2 को सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आईटी वेब सर्विसेज को नहीं सेल कर रहा है, तो वो केस में वो एलियास में क्या डालेंगे, आई2 डालेंगे, आईटी वेब सर्विसेज, लेजर लेजर नेम। वो ज्यादा मतलब उसमें कोई रिफ्लेक्शन तो है नहीं। क्लिक ऑन ऐड लोकेशन, फिर से एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है क्या। एंटर नेम, क्लिक ऑन क्रॉस, क्लिक न्यू लोकेशन पे शुड गेट टू रिफ्रेश। ये इशू हो सकता है, या फिर कोई आपको कोई डाउट्स है तो आप वो नोट डाउन कर लीजिए। क्लिक ऑन ऐड ब्रांच, व्हाट इज आईएफएससी और स्विफ्ट कोड कल हमने बता दिया है। प्रोफाइल, व्हाट इज द टैक्स नेम, कल ये चीज भी हुई है। फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर आपको पता है कि हर एक गवर्नमेंट उसका एक फाइनेंशियल ईयर डिस्क्लोज कर देती है कि वो फाइनेंशियल ईयर में उसका क्लोजिंग होता है। इंडियन फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2022। इसमें एक बार वो क्लोज हो गया तो 1 अप्रैल से नया ईयर स्टार्ट होता है ट्रांजेक्शन पर्पज के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से। वही हम लोग दुबई में जाएंगे तो वहां पे 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर फाइनेंशियल ईयर है। व्हाट इज मेलिंग डिटेल्स, वो भी हमने कल डिस्कस किया हुआ है। व्हाट इज इनवॉइस सेटिंग एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड एडवांस एंड रेगुलर। वो इनवॉइसेस के टाइप से बेसिकली आप उसमें देख सकते हो, माइनर माइनर डिफरेंस है डिजाइनिंग में। कुछ क्लाइंट्स को लगता है कि मुझे राइट हैंड साइड में लोगो चाहिए, किसको लगता है कि लेफ्ट में लोगो चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे लोगो ही नहीं चाहिए। तो इसके लिए हर एक टाइम कस्टमर करने से बेटर है कि हम लोग आपको ऑप्शन दे रहे हैं, आप सिलेक्ट करो आपको क्या चाहिए। सेम वैसे कोटेशन में भी है। कंपनी, क्लिक ऑन ऐड कंपनी, व्हाट इज टैक्स ऑन क्रेडिट चार्जेस, व्हाट इज अ मेंबर। हाँ, वो भी हमने कल डिस्कस किया है बेसिकली क्रेडिट कार्ड के लिए। क्लिक ऑन ऐड टैक्स, व्हाट इज अ टैक्स कोड, टैक्स नेम, परसेंटेज, फ्लैट रेट। बिजनेस रूल में कल भी हमने ये डिस्कस किया हुआ है, बिजनेस रूल्स। जर्नल एंट्री मींस एंड फाइनेंशियल ईयर प्रॉब्लम। ओके, ये नहीं समझ में आया मुझे फाइनेंशियल ईयर प्रॉब्लम क्या है, पर जनरल एंट्री क्या होता है मैं आपको बताता हूँ एक शॉर्ट में। अकाउंटिंग एक शॉर्ट बैकग्राउंड में बता देता हूँ। अकाउंटिंग एक बाउंड्रीज है बेसिकली, इसके बाहर कभी अकाउंटिंग होती नहीं है। ठीक है, तो पहले वाला क्या होता है कि आपका एक सेल्स, जब भी कोई सेल्स बनता है तो आपका अकाउंटिंग रिफ्लेक्ट हो जाता है। जब भी कोई सेल्स का रिसिप्ट आप एंट्री करते हो, मुझे पेमेंट आया, आपका रिफ्लेक्शन अकाउंटिंग में चला जाता है। जब भी आप कोई चीज परचेस कर रहे हो तभी आपका रिफ्लेक्शन अकाउंटिंग के साथ होता है। कोई भी चीज आपको परचेस का जब पेमेंट तो करना पड़ेगा ना सप्लायर को, तो जब आप पेमेंट सप्लायर को करते हो तो आपका अकाउंटिंग रिफ्लेक्ट होता है। फिफ्थ अकाउंटिंग रिफ्लेक्शन होता है आपका बैंक वाउचर।
बैंक वाउचर क्या है कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल 2 बैंक है, रेशमा की जो कंपनी है ट्रैवल कंपनी, उसके में इस पे 2-3 बैंक अकाउंट है, एक आईडीबीआई में, एक एक्सिस बैंक में और एक आईसीआईसीआई में। तो अभी फॉर एग्जाम्पल उसका एक बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में 1 लाख रुपीज अवेलेबल है, उसको क्लाइंट को 2 लाख रुपीज सप्लायर को फॉरवर्ड करना है। तो वो क्या करेगी, उसका तो दूसरा अकाउंट है आईडीबीआई का, उसमें से 5 लाख में से 1 लाख रुपीज एक्सिस बैंक को ट्रांसफर करेगी और फिर वो सप्लायर को फॉरवर्ड करेगी। अभी आप जब जैसे सैंपल यहाँ पे पता है कि एक अपने आईसीआईसीआई हमने डिस्कस किया है और एक फॉर एग्जाम्पल आईडीबीआई करता है, तो उसने क्या किया कि आईडीबीआई में से ये 5 लाख रुपीज उसका अवेलेबल क्लोजिंग बैलेंस है अभी, ठीक है, और यहाँ पे आईसीआईसीआई में उसका 1 लाख रुपीज का बैलेंस है, उसको क्लाइंट को पे करना है 2 लाख रुपीज। सो उसने क्या किया कि यहाँ से 1 लाख रुपीज ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे कितना अवेलेबल रहेगा, 4 लाख रुपीज, और जब यहाँ पे उसका ट्रांसफर किया है तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 2 लाख रुपीज। अभी ये वाला एंट्री अगर वो सॉफ्टवेयर में नहीं करेगी तो उसको पता कैसे चलेगा कि आईसीआईसीआई में कितना अभी बैलेंस है और आईडीबीआई में कितना बैलेंस है। वो तो इंटरनल पर्पस के लिए उसने कर दिया, मैनेजमेंट के लिए, पर वो सेम कोई भी अगर सिंगल रुपीज की एंट्री हम लोग सॉफ्टवेयर में नहीं करेंगे तो सॉफ्टवेयर स्टेटमेंट और आपका बैंक स्टेटमेंट कभी मैच नहीं करेगा। इसलिए बैंक वाउचर एंट्री आपको करना बहुत जरूरी है, विच इज अवेलेबल इनटू द अकाउंट्स पार्ट। आपको बैंक वाउचर का एंट्री करना है। और लास्ट जो मॉड्यूल है अपना 6 इज जेवी एंट्रीज। से आपने बताया कि जनरल वाउचर एंट्री है क्या। तो जनरल वाउचर एंट्री अकाउंटिंग में क्या होता है कि आपने जितने सारे डायरेक्ट यहाँ पे सेल्स देखे, परचेस देखे, सारी देखी है। जब मैं सेल्स कर रहा हूँ तो एंट्री यहाँ पे करनी है, परचेस कर रहा है तो मुझे परचेस में जाके एंट्री करनी है, कुछ अगर सेल्स का रिसिप्ट आया तो यहाँ पे करूंगा, परचेस का पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे करूंगा, और लास्ट जो मैंने बताया था अकाउंट्स में जाके यहाँ पे मैं बैंक वाउचर भी बनाऊंगा। बट अपार्ट फ्रॉम दिस मेरी कोई भी एंट्री है तो मैं वो कहाँ पे करूंगा, जैसे कि बैंक ने मुझे कुछ ये दे दी, इंटरेस्ट दे दिया, तो मैं ना ही सेल्स में जाके कर सकता हूँ ना ही परचेस में जाके कर सकता हूँ, क्योंकि वो एंट्री का ऑप्शन है ही नहीं वहाँ पे। मैंने किसी इंप्लॉय को सैलरी कर दी, वो ऑप्शन नहीं है। ऐसे जो पैरामीटर्स है ना, तो हमें वो इसका एंट्री करना पड़ता है अकाउंट्स में, जेवी एंट्रीज, जनरल वाउचर एंट्रीज, ठीक है। उसके बाद जो है फेवरिंग नेम्स, ये कल मैंने आपको डिस्क्लोज करे, व्हाट इज यूज ऑफ दैट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। फाइनेंशियल प्रॉब्लम ये नहीं समझा मैं, व्हाट इज द साइक कोड एंड एचएसएन कोड। सी बेसिकली साइक कोड एंड एचएसएन क्या होता है कि एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म, जैसे कि उन्होंने जीएसटी डिस्क्लोज किया हुआ है अभी, ठीक है, तो उसके अंदर जो भी कोई भी हम लोग इनवॉइस बनाएंगे ना, तो सीए को और गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि ये कौन से सेक कोड के अंदर है। अभी फॉर एग्जाम्पल आपने फ्लाइट का इनवॉइस बनाया, तो मैं फ्लाइट देख हर एक का मैं फ्लाइट नहीं देखूंगा कि फ्लाइट के आपके टोटल वर्ल्ड वाइड कितने इनवॉइस बने या फिर टोटल इंडिया में कितने इनवॉइस बनाए। मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लाइट का जो सेक कोड है उसी को रेफर करता हूँ कि 996334 के अगेंस्ट मेरा कितना फ्लाइट सेल्स हुआ है और उसमें से मुझे कितना टैक्स जनरेट हुआ है। ये न्यूमेरिक फॉर्म है, इसका बस इनवॉइसेस में हम लोग प्रिंट करते हैं, रेस्ट ऑफ द टाइम इसका कोई इंटरेक्शन है नहीं। इंटरनेशनल टूर में या फिर इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में एचएसएन कोड नहीं होता है, ठीक है। बिजनेस रूल वो कल हमने देखा हुआ है, ये भी अदर बिजनेस रूल्स है। मिसलेनियस अभी मैंने बता दिया आपको, व्हाट वी हैव टू अपलोड भी ई टेम्पलेट। हाँ, अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमने फ्लायर डिजाइन किया था एक, वो डाउनलोड कर दिया, अभी वो फ्लायर मुझे ईमेल के थ्रू भेजना है, तो वो क्या करूंगा, मैं वहाँ पे ईमेल वो अपलोड करूंगा, तो ईमेल के जब ईमेल जाएगा कस्टमर को तो वो बैकग्राउंड में एज अ फ्लायर्स अटैच होके जा जाएगा मेल में, बॉडी में। व्हाट इज वर्क ऑफ फ्लायर बता दिया है, व्हाट इज अ डीएमसी सप्लायर बता दिया है, व्हाट इज अ सेल्स फोरकास्टिंग बजटेड वर्सेस एक्चुअल। एक सेकंड। ओके, सो फोरकास्टिंग बजटेड वर्सेस एक्चुअल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है
एक बिजनेसमैन के लिए, ठीक है। तो आप रिपोर्ट्स में जाते हो तो ये बिजनेस रिपोर्ट है। अब ये होता क्या है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अपने पास जितनी सारी सर्विसेज है, ग्रुप टूर है, पैकेज टूर है, होटल्स है, ट्रांसफर है, मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 10 एम्प्लॉयज है वो आर लुकिंग इनटू द सेल्स, आई एम एडमिन ऑफ दिस कंपनी। तो मैं हर एक यूजर के पास तो नहीं चला जाऊंगा, यार आपके पास कितनी इंक्वायरी है, आपके पास कितने अमाउंट की इंक्वायरी, आपके पास कितनी अमाउंट की इंक्वायरी है, राइट। तो मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, एक सेल्फ फोरकास्टिंग रिपोर्ट मैंने एक बना लिया। जब हम लोग कोई भी इंक्वायरी ऐड कर रहे हैं ना, तो इंक्वायरी के टाइम पे आप अगर देखोगे तो वहां पे उसका बजट क्या है क्लाइंट का। रेशमा आई, रेशमा ने बताया मुझे दुबई ट्रैवल करना है, 4 अडल्ट हैं, तो मुझे पता चल गया कि 50,000 का पैकेज है तो उसका 2 लाख का बजट होना ही चाहिए। तो मैंने ये इंक्वायरी यहाँ पे सेव कर दी। और जब एडमिन ये फोरकास्टिंग रिपोर्ट चेक कर रहा है कि ये मंथ में मेरे पास कितनी इंक्वायरीज है फ्लोर पे, कितनी अमाउंट की इंक्वायरीज है, और वो भी सर्विसेज वाइज, तो मुझे पता चल गया कि अच्छा ग्रुप टूर की मेरे पास कुछ भी इंक्वायरी नहीं है स्ट्रॉन्ग, पैकेज टूर की मेरे पास इंक्वायरीज है, कितने अमाउंट की, 7,50,000 रुपीज, वो भी स्ट्रॉन्ग इंक्वायरीज है, हॉट नहीं है, कोल्ड नहीं है। जैसे मैं कोई इंक्वायरी यहाँ पे ऐड करूंगा ना, तो वो टाइम पे अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ कि कोल्ड, तो ये वाला सेक्शन आपका हिट हो जाएगा, कोल्ड बजट। कौन से सर्विसेज के लिए, ये वाला पैरामीटर। अगर मैं सिलेक्ट करूँ कि होटल का एक मेरे पास कोल्ड इंक्वायरीज है, उसका बजट है फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज, तो ये कहाँ पे हिट होगा आपका, यहाँ पे हिट होगा कोल्ड के अंदर होटल। अभी ये वाला क्या है, प्रोबेबिलिटी है। अभी इतने अमाउंट का तो इंक्वायरी मेरे पास है, तो ऑब्वियसली सब कुछ तो कन्वर्ट नहीं होगा ना, तो मैं एक प्रोबेबिलिटी डिफाइन करता हूँ कि 80% नीड टू बी कन्वर्टेड। तो जैसे ही मैं वो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि अच्छा 6 लाख का सेल्स ये मंथ में हो रहा है, ठीक है। पर अभी प्रॉब्लम क्या है, आज डेट है फॉर एग्जाम्पल 20, और लास्ट मंथ में मेरा सेल था, टोटल सेल्स था 12 लाख रुपीज, तो मतलब अभी तक तो 50% ही हुआ है। तो आपको अभी वहां पे क्लियर हो रहा है, अच्छा 50% ही सेल हो रहा है, 50% और करना बाकी है बिजनेस रन करने के लिए। तो मैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रमोशन करूंगा, ईमेल प्रमोशंस है, मेरे ऑफर्स है, फ्लायर्स है, सब कुछ लॉन्च करूंगा, तो मेरा ये सेल्स यहाँ पे बढ़ने के चांसेस हो सकता है। अदरवाइज मैं क्या करूँगा, जहाँ पे हॉट बजट है, फॉर एग्जाम्पल कोई हॉट इंक्वायरी है यहाँ पे रिमेनिंग 3 लाख के लिए, तो मैं टीम को क्या बताऊंगा कि ये जो हॉट इंक्वायरीज है ना, उसको आप टारगेट करो, इसको 2% का ऑफर दे दो, इसको कन्वर्ट करके लाओ स्ट्रॉन्ग में। ये टाइप्स का है आपका फोरकास्टिंग रिपोर्ट। और व्हाट इज बजटेड वर्सेस एक्चुअल। अभी मैंने फोरकास्ट क्या किया था, 12 लाख रुपीज का मैंने फोरकास्टिंग किया था, 6 लाख का भी यहाँ पे है, या फिर 6 लाख का मैं सेव करके रखता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको सेव किया। अभी जब मैं एक्चुअल में सेल्फ फोरकास्टिंग वो मंथ एंड में देखता हूँ वही ड्यूरेशन डाल के, तो मुझे क्या पता चल रहा है, बजटेड वर्सेस एक्चुअल। मैंने तो बजट किया था 6 लाख रुपीज का, एक्चुअल में कितना हुआ है, ये मेरा बजटेड है पैकेज टूर के लिए, पर एक्चुअल में तो 1,86,000 का ही हुआ है। ये है ग्रुप टूर का मैंने बजट कितना किया था, एक्चुअल में कितना हुआ है, पैकेज टूर का बजट कितना किया था, एक्चुअल में कितना हुआ है, फ्लाइट का डोमेस्टिक का और कितना किया था, इस तरीके से उसके वैरिएंस, डिफरेंस वैरिएंस परसेंटेज में कितना बिजनेस हुआ है नहीं हुआ है। और रूट कॉज एनालिसिस, रूट कॉज एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोग क्या कैलकुलेशन करते हैं कि अभी आप देखो कि 6 लाख का तो आपने बजट किया था, 1,86,000 का सेल हुआ है, इसका मतलब सेल्स तो बहुत डाउन हुआ है। तो सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रही है यहाँ पे कौन सी नंबर ऑफ हाईएस्ट इंक्वायरी ड्रॉप हुई है, इसकी वजह से सेल्स डाउन हुआ है। इंक्वायरी टाइप कौन सा है कि जहाँ से वो इंक्वायरी ड्रॉप हुई है, मतलब ग्रुप टूर की इंक्वायरी ड्रॉप हुई है, पैकेज टूर की हुई है, वीजा की हुई है, फ्लाइट की हुई है, होटल की हुई है, वो सिस्टम ऑटो कैलकुलेट कर लेगा। हाईएस्ट इंक्वायरी ड्रॉप फ्रॉम होम, किसके थ्रू ये इंक्वायरी ड्रॉप हुई है, तो उसको पूछूंगा कि बंदा आपने फॉलोअप नहीं किया था टाइम पे, क्या हुआ, प्राइसिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ था क्या, फ्लाइट नहीं मिल रही थी, तो ये सारी चीजें हैं हाईएस्ट इंक्वायरी कन्वर्टेड फ्रॉम। अगर बिजनेस बढ़ रहा है, मेरा 6 लाख का टारगेट था, मेरा अभी हुआ है 10 लाख रुपीज, इसका मतलब बिजनेस तो ज्यादा हुआ है, तो क्या रीजन है, किसने ज्यादा इंक्वायरी कन्वर्ट की हुई है, ये भी सिस्टम ऑटो कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, ये आपके वीडियो में नहीं था क्या ये सारी चीज। तो ज्योति, मैं डीप में एक्सप्लेन नहीं किया था वहाँ पे। अच्छा डीप में एक्सप्लेन नहीं किया था, ऑल राइट। एक्सप्लेन रिकंसलेशन, परफेक्ट। ये रिपोर्ट रिकंसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाया था। अपने पास दो चीजें है, एक तो एक सॉफ्टवेयर है और दूसरी चीज आपका बैंक अकाउंट है। एक एग्जांपल लेते हैं फॉर एग्जांपल साइली का। साइली के अकाउंट में फॉर एग्जांपल ये सारे ट्रांजेक्शन हुए हैं,
उसके पास सॉफ्टवेयर भी है और एक बैंक अकाउंट भी है। तो उसका बैंक अकाउंट क्या दिखा रहा है कि मेरे अकाउंट में फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपीज अवेलेबल है, पर सॉफ्टवेयर क्या दिखा रहा है कि आपके पास ओनली 4 लाख रुपीज अवेलेबल है। अभी ये तो दोनों में से तो डिफरेंस आ रहा है। साइली को तो पता नहीं चल रहा है, तो बैंक अकाउंट में तो 5 लाख रुपीज है, सिस्टम तो दिखा रहा है 4 लाख रुपीज है। अभी क्या करेंगे? ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है क्या बैंक अकाउंट का प्रॉब्लम है? बैंक अकाउंट तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब सॉफ्टवेयर में कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो एंट्रीज हमने नहीं की हुई है, इसलिए वो बैंक अकाउंट में तो 5 लाख रुपीज दिखा रहा है। हम लोग यहाँ पे इसको 6 लाख कर देते हैं, सॉफ्टवेयर दिखा रहा है 6 लाख रुपीज है, बैंक अकाउंट में तो ओनली 5 लाख रुपीज है। तो उसको यहाँ पे पता चलेगा कि कुछ तो डिफरेंस है। अगर यही डिफरेंस मैं डायरेक्टली 1 साल के बाद अगर देख रहा हूँ और मुझे चल रहा है कि यार मेरे अकाउंट में ओनली तो 10,000 रुपीज है और सिस्टम दिखा रहा है कि आपके पास 1 CR है, तो इतना बड़ा डिफरेंस तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? इसका मतलब सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ बहुत सारी एंट्रीज की नहीं है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो कौन सी सॉफ्टवेयर में एंट्रीज नहीं की है? तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अकाउंटेंट्स क्या करते हैं कि वीकली बेसिस पे सॉफ्टवेयर का जो रिपोर्ट है वो और आपके बैंक अकाउंट का रिपोर्ट है उसको रिकंसाइल करता है, मैच करता है। जहां जहां पे डिफरेंस आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ज्योति को सॉफ्टवेयर की एंट्री करने के लिए दी थी, ज्योति ने ये वाला पेमेंट कस्टमर से आया पर उसने रिमार्क ही नहीं किया, या फिर उसने सप्लायर को पेमेंट किया पर वो सॉफ्टवेयर में डिफाइन नहीं किया, इसकी वजह से ये मुझे दिख रहा है। तो मैं साइली का क्या बोल रहा हूँ, साइली ये वाला एंट्री आपने नहीं किया था, देखो मैंने रिकंसाइल किया हुआ है, ये डिफरेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप इमीडिएटली वो एंट्री करो सॉफ्टवेयर में तो मेरा अकाउंट भी मैच हो जाएगा। करेक्ट। तो ये होता है रिकंसलेशन। अभी रिकंसलेशन के दो टाइप्स होता है, एक तो बैंक का रिकंसलेशन होता है और कैश का रिकंसलेशन होता है। तो कैश का भी वैसे होता है कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको एक 1 लाख रुपीज की कैश दी, आप अभी ड्रॉवर ओपन करके देखते हो तो उसमें तो 70,000 रुपीज है, तो 30,000 कहाँ चले गए? अगर वो सॉफ्टवेयर में आपकी एंट्री नहीं की है तो आपको कहीं ना कहीं पे तो ये रिकंसाइल करना पड़ेगा कि मैंने नाव्या को कुछ क्लाइंट्स का पेमेंट, सप्लायर का पेमेंट करने के लिए दिया था, मैंने कोई होटल में एक्सपेंसेस किया था, मैंने कोई लाइट बिल पे किया हुआ है, मैंने कोई इंटरनेट बिल पे किया हुआ है। तो ये सारी एंट्री मुझे सॉफ्टवेयर में करनी है, देन माय अकाउंट एंड माय सॉफ्टवेयर विल गेट मैच। लेजर, लेजर तो मैंने, हाँ लेजर एक सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर, ठीक है, अकाउंटिंग में। लेजर इज अ काइंड ऑफ वन एंटिटी, उसके साथ कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा है। अभी आप, आपके भी खुद के बहुत सारे एग्जांपल है कि आप खुद एक लेजर हो या फिर आप ग्रुप हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि चलो साइली का एग्जांपल ले लेते हैं। साइली इज अ ग्रुप। अभी साइली जब ग्रुप को ओपन करी है और साइली के अंदर बहुत सारे लेजर्स है। क्या साइली के अंदर लेजर्स हो सकते हैं कि एजुकेशन एक्सपेंसेस, फॉर एग्जाम्पल उसका पर्सनल कुछ एक्सपेंसेस हो सकता है, ऑफिस एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, मोबाइल एक्सपेंसेस, इंटरनेट बिल एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ऐसे बहुत सारे टाइप्स के लेजर हैं। तो साइली क्या कर रही है कि उसका अकाउंट मेंटेन कर रही है, जब उसको एजुकेशन की एक्सपेंसेस आ रही है वो सॉफ्टवेयर में जाके एंट्री कर रही है कि मैंने ये 50,000 का एजुकेशन का जो मेरा ये था फीस थी वो मैंने पे की है। दूसरे दिन उसने बताया कि ये चलो मैंने शॉपिंग की, ये शॉपिंग का लेजर है, इसके अंदर मैंने ये अमाउंट की शॉपिंग की है। जब एंड ऑफ द मंथ वो साइली उसका लेजर ओपन कर रही है कि मेरा टोटल मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना हुआ है, मेरा मोबाइल बिल्स के पेमेंट कितने गए हैं, मेरे अदर एक्सपेंसेस कितने हुए, तो वो कब पता चलेगा? ये लेजर के हिसाब से पता चलता है। क्लियर? अभी फॉर एग्जांपल आफ्टर 10 इयर्स 20 इयर्स उसको, अभी चलो 1 महीने का तो उसको याद रहेगा, आफ्टर 20 ईयर उसको देखना है कि मेरे 20 इयर्स में टोटल मेरा मोबाइल बिल पे कितना एक्सपेंस हुआ है, कैसे पता चलेगा? लेजर विल गिव दिस फिगर। ठीक है, ये ये जो लेजर्स होते हैं ना, ये हर एक ग्रुप को किसी ना किसी अकाउंटिंग ग्रुप में कनेक्टेड होता है। ठीक है, उसका एक सैंपल मैं क्विकली आपको दिखा देता हूँ, हमारे पॉइंट्स अभी कितने बचे हैं, चलो तो उसको कवर कर लेता हूँ मैं। एक लेजर और ग्रुप में भी एक क्विकली एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसमें कनेक्शंस क्या है बेसिकली। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ कि ये है इंडिया। ठीक है, अभी इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं। ठीक है, कौन से फॉर एग्जाम्पल मैं महाराष्ट्र डिफाइन करता हूँ, यहाँ पे मैं गोवा डिफाइन करता हूँ, यहाँ पे मैं दिल्ली डिफाइन करता हूँ, और ये है मेरा फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया कि मुझे ये देखना है कि ये सारे टोटल इंडिया में कितना यू कैन से द बिजनेस हुआ है। तो इंडिया क्या करेगी,
इंडिया महाराष्ट्र को इन्फॉर्म करेगी गवर्नमेंट को आपके स्टेट में कितना हुआ है। तो ये केस में इंडिया क्या हुआ है, आपका ये ग्रुप हुआ है, और ये जो है बाकी के सारे स्टेट्स ये आपके लेजर है, हर एक इसमें से अमाउंट मिलेगा, ये दोनों के सिनारियों में। अभी और एक चीज आ गए है, अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या करेगी, जितने सारे सिटीज है, जैसे कि अभी यहाँ पे अहमदनगर सिटी हो सकती है, इसमें मुंबई सिटी हो सकती है, फिर पुणे सिटी हो सकती है, और यहाँ पे नासिक सिटी हो सकती है, जितने सारे सिटीज है वो उनको इन्फॉर्म करेगी कि आपके स्टेट में या आपकी सिटी में कितना बिजनेस हुआ है, उसका मुझे रिकॉर्ड दे दो, आई टू इन्फॉर्म टू द इंडियन गवर्नमेंट। तो ये सारी सिटीज क्या करेगी, उनका कैलकुलेशन निकालेगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक 1 CR का हुआ है, यहाँ पे 2 CR का हुआ है, वहाँ पे 3 और 4, इसका कैलकुलेशन यहाँ पे दे देगी। तो ये दोनों में क्या हो रहा है, दिस महाराष्ट्र इज अ ग्रुप एंड ये जो सिटीज है ये लेजर, सबका लेजर मिला के मैं देख रहा हूँ, अच्छा इतना बिजनेस हुआ है, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास आ गया, इसने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिया हमारे पास इतना है, गोवा बता देगी, दिल्ली बता देगी, कर्नाटका बता देगी। तो ये रिकॉर्ड कहाँ पे होता है, लेजर के अंदर। तो ग्रुप और लेजर ये कनेक्टेड होते हैं कभी भी। ठीक है, नेक्स्ट इज नरेशन फील्ड मैंने बता दिया आपको, फेवरिंग नेम फिर से आ गया, एलियास मैंने बता दिया है, व्हाट इज लैप्स डेट वो भी उसी के अंदर कंसिडर कर लो, साइक कोड मैंने एक्सप्लेन किया है, व्हाट वी हैव टू ऐड इन पर्टिकुलर, पर्टिकुलर इज अ काइंड ऑफ नरेशन, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कोई भी ट्रांजेक्शन्स अगर होता है उसका वो डिस्क्रिप्शन है। अगर साइली ने फी पे की है तो साइली विल से आई हैव पेड फीस फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग फॉर द ईयर ऑफ 2020, अमाउंट इज दिस, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज दिस। ठीक है, व्हाट इज टीडीएस मैंने बता दिया, व्हाट इज सीएमएस, सीएमएस इज कहाँ पे देखा है आपने, B2B में देखा हुआ, ओके। सीएमएस स्टैंड फॉर, आप ये B2B स्टार्ट किया आपने एक्चुअली, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, ओके। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ये एक वेबसाइट का पार्ट है और ये आपका B2B का भी पार्ट है। जो चीजें हम लोग क्लाइंट को ही हैंडल करने के लिए दे रहे हैं, कि आपका वेबसाइट, चलो आपका वेबसाइट हमने दे दिया, आपको बैनर अपडेट करना है आप बैनर अपडेट करो, आपको कंटेंट चेंज करना है कंटेंट चेंज करो, इमेजेस चेंज करना है चेंज करो, आपको हर एक टाइम हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। उसका एक बैकएंड हमने दे दिया कस्टमर को, इट्स कॉल्ड एज ना CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्लिक ऑन ऐड कंटेंट, व्हाट इज सप्लायर टाइप, व्हाट इज सप्लायर नेम, वो मैंने सप्लायर कॉन्टैक्ट ऑलरेडी बता दिया। सप्लायर टाइप मींस, आप अगर देखोगे तो ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए था, किससे आया हुआ है क्वेश्चन, नाव्या से आया हुआ है। नाव्या यहाँ पे सप्लायर है, ये सारे टाइप से सप्लायर टाइप ही है, होटल सप्लायर, ट्रांसपोर्टर, DMC व्हीकल, ये सारे टाइप से सप्लायर ही है। सप्लायर नेम मींस व्हाट, होटल में ABC सप्लायर हो सकता है, होटल ABC हो सकता है, होटल नोवोटल हो सकता है। तो जिसके साथ मेरा कॉन्टैक्ट हुआ है, दोस कॉन्टैक्ट्स क्लिक ऑन सप्लायर टाइप एंड नेम। व्हाट इज आइटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ज्योति ने पूछा है। चलो सी बेसिकली आइटा क्या होता है कि दो टाइप्स के ट्रैवल इंडस्ट्री में ट्रैवल एजेंट है, एक तो आइटा एंड नॉन आइटा। सो बेसिकली आइटा क्या होता है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल दिया था, मैं शायद मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। एयरलाइंस मैंने आपको बताया था, हाँ, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे कि ओके, गैलीलियो, साइबर एंड एमेडियस, ये टाइप्स के मैंने आपको ऑप्शन दे दिए, सॉफ्टवेयर है। तो ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं कि बेसिकली जितने सारे ट्रैवल एजेंट हैं, अभी फॉर एग्जांपल ज्योति इज अ ट्रैवल एजेंट, वो क्या कर रही है, उसके बहुत सारे इसके अंडर बहुत सारे एजेंट है और एंड कस्टमर्स है, वो मंथली कम से कम थाउजेंड्स बुक फ्लाइट टिकट सेल करती है, ठीक है। और वहाँ पे रेशमा है, रेशमा क्या कर रही है कि 700 टिकट्स वो मंथली पे करती है, सेल करती है। तो गैलीलियो ये जो कंपनीज है ना, वो क्या करेंगी, आपको एक आइटा कोड दे देगी, आइटा एजेंट मतलब ये सर्टिफाइड एजेंट, यू कैन से द सर्टिफिकेशंस ऑफ दिस, यू कैन सेल मल्टीपल फ्लाइट टिकट अंडर यू। तो इसका बेनिफिट क्या है आइटा एजेंट का, अगर मैं आइटा एजेंट एक बार बन गया तो मुझे जो रेट्स आने वाले हैं वो नॉन आइटा से बहुत चीपेस्ट रेट आने वाला है, तो मुझे आगे सेल करने के लिए बहुत ईजी रहेगा। कोई अगर आइटा एजेंट है, उसको अगर 10,000 रुपीज का दुबई का टिकट मिल रहा है, वही टिकट अगर मैं नॉन आइटा को देख रहा हूँ तो मुझे 12,000 13,000 इसमें मिल रहा है, ठीक है। सो आइटा इज द रजिस्ट्रेशन फॉर द फ्लाइट्स, टिकट, फ्लाइट टिकट सेलिंग। इन मार्कअप व्हाट इज द फ्लैट इन, व्हाट इज द परसेंटेज, ओके। ट्रैवलर तो उसमें कहाँ पे ऑप्शन है ये, अच्छा ओके है। सी बेसिकली बहुत सारे कंपनीज क्या करती है ना, हमें बताती है कि हमें मार्कअप का ऑप्शन देना है, हमने मार्कअप की फील्ड दे दी,
तो बाय डिफॉल्ट कुछ लोग बताए कि नहीं सर हमें परसेंटेज में दे दो, क्योंकि क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमें पता चल रहा है कि कोई अगर 10,000 का सेल कर रहा है, अगर हम लोग डिफाइन करेंगे कि 2% वहां पे हमें मार्कअप देना है, तो वो परसेंटेज में ऑटोमेटिक कैलकुलेट होना चाहिए, हम लोग कैलकुलेट करते नहीं बैठेंगे। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं हमें क्या चाहिए, हमें फ्लैट में चाहिए, कितने भी अमाउंट का सेल हो हम लोग बस 500 रुपीज का ही उसको डिस्काउंट दे देंगे, उसके आगे नहीं देंगे। तो हर एक टाइम कस्टमाइजेशन करना तो पॉसिबल नहीं है क्लाइंट के लिए। तो वी गिवन अप ऑप्शंस, आइदर यू कैन सेलेक्ट द परसेंटेज और द फ्लैट, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। Latitude, internal slabs, nature of business, agent, B2B agent, customer information. ओके, सो बेसिकली लैटिट्यूड क्या होता है कि वो कंपनी कहाँ पे एग्जिस्ट है, वो गूगल में उनका ये एलिमेंट्स मिल जाते हैं। हाँ, टर्नओवर में क्या होता है कि वो कंपनी का लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे कि कौन से एजेंट को कितना ज़्यादा वैल्यू देना है, वो हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे। एंड नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस में क्या है कि कुछ कुछ ट्रैवल एजेंट ट्रैवल का भी काम करते हैं और पैरेलल दूसरे कंपनी का भी काम करते हैं। कुछ लोग क्लोज नीश मतलब वही कैटेगरी का काम करेंगे, तो नेचर ऑफ बिजनेस हमने यहाँ पे डाल दिया। कुछ कुछ लोग बस फ्लाइट सेलिंग में बहुत ज़्यादा ये है इंटरेस्टेड होता है, कुछ पैकेज टूर में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, कोई इनबाउंडर टूर ऑपरेटर होता है, कोई आउटबाउंड टूर ऑपरेटर होता है, इट डिपेंड्स। तो एक एजेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने वो ऑप्शन दिया हुआ है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज व्हाट इज द बेस्ट सप्लायर। ओके, परफेक्ट। बाकी लोगों को ये क्वेश्चन नहीं मिला, आया नहीं बेस्ट सप्लायर, या फिर वीडियो में क्लियर हुआ था वो, बता दें मुझे। करिश्मा, बेस्ट सप्लायर मीन्स सर मतलब जो ज़्यादा बिजनेस प्रोवाइड करता है वो ना। नो, किसी को है इसका आंसर? नहीं है तो क्यों नहीं आया आपको ये क्वेश्चन, यहाँ पे बेस्ट सप्लायर है। मैंने आपको डे वन में अभी रिसेंटली कॉल में एक चीज बताई थी, अगर नहीं पता है तो पूछो। दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो पता है तो अंडरस्टैंड कर लो, नहीं पता है तो पूछो, स्कीप मत करो, तो ये भी चीज आपको स्कीप नहीं करनी है। तो नहीं बेसिकली पता सर। नहीं पता है, ओके। तो बेसिकली बेस्ट सप्लायर क्या है कि अज्यूम कर लो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सप्लायर कोटेशन रिक्वेस्ट भेज रहे हैं सप्लायर को, ठीक है। अभी अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे एक दुबई में एक नाव्या सप्लायर है, एक ज्योति भी सप्लायर है, डीएमसी कंपनी है, और एक रेशमा भी है, ठीक है। ये तीनों दुबई में बैठे हुए हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे तीनों के साथ मतलब इंटरेक्शन है। सो मेरे पास एक इंक्वायरी आती है, अज्यूम करते हैं कि साइली की इंक्वायरी आ गई, मैंने नाव्या को भेजी, मैंने ज्योति को भी भेज फॉरवर्ड कर दिया, रेशमा की फॉरवर्ड कर दिया। और दूसरी भी एक इंक्वायरी आती है सोनम मैम की, मैंने फिर से वो तीनों को भेज दी। मुझे और एक इंक्वायरी मोनिका मैम की, मैंने वो तीनों को भेज दी। तो पहले इसमें फॉर एग्जाम्पल नाव्या ने कॉस्ट दी मुझे 50,000 रुपीज, ज्योति ने कॉस्ट दी मुझे 50,000 रुपीज, कॉस्ट दी मुझे फॉर एग्जाम्पल 48,000 रुपीज, और रेशमा ने कॉस्ट दी मुझे फॉर एग्जाम्पल 45,000 रुपीज। दूसरा कोटेशन आया, ये किसका आया था फॉर एग्जाम्पल, ये आया था साइली का। टाइम मुझे दूसरा एक आया सोनम मैम का। तो सोनम मैम से अगेंस्ट क्या हुआ कि नाव्या ने मुझे इसका कॉस्ट दे दिया 46,000 रुपीज, ज्योति ने कॉस्ट दिया मुझे 50,000 रुपीज, और रेशमा ने कॉस्ट दिया मुझे 48,000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल। तीसरा जितना कोट तीसरा आएगा चौथा आएगा। सो मैं क्या कर रहा हूँ कि सिस्टम में ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि मुझे एक्चुअल में मुझे फॉर एग्जाम्पल 10 कोटेशन आए थे, तो 10 कोटेशन में से टोटल कॉस्ट कितना हुआ है डिवाइडेड बाय 10 कर रहा हूँ, तो मुझे फॉर एग्जाम्पल ये अभी तक एक क्या एवरेज कॉस्ट जो है ना, ये अज्यूम कर लो 45,000 रुपीज नाव्या से आया हुआ है, वही ज्योति से मुझे फॉर एग्जाम्पल 46,000 रुपीज आया हुआ है, और रेशमा से मुझे 46,500 आया हुआ है। तो हु इज द बेस्ट सप्लायर, कौन है बेस्ट सप्लायर? आप होके चले गए, कौन है बेस्ट सप्लायर? हेलो, हेलो। नाउ नावे इज अ बेस्ट सप्लायर, वो ऑटो कैल सिस्टम ऑटो कैलकुलेट करेगी ये सेक्शन के अंदर बेस्ट सप्लायर के अंदर, ठीक है। व्हाट इज कस्टमर टेस्टिमोनियल? कस्टमर टेस्टिमोनियल इज अ कस्टमर फीडबैक।
आप टूर जाने के बाद जो आप फीडबैक रिक्वेस्ट कस्टमर को भेजोगे और वो जो भी कुछ फीडबैक देगा कि होटल ऐसा था, ट्रांसफर ऐसा था, ये बी2सी के अंदर है ना, तो वो आने के बाद बहुत सारे टेस्टिमोनियल अपलोड करता है कि हमने ये वाला एंजॉय किया, इतना टाइम मिला। कभी-कभी फीडबैक अच्छा भी होता है, कहीं नेगेटिव फीडबैक भी होता है, विच कॉल्ड एज अ टेस्टिमोनियल। व्हाट इज अ लेजर नेम एंड व्हाट इज अ ग्रुप? अभी मैंने वही चीज आपको एक्सप्लेन की है ये इसके अंदर। ग्रुप इज अ टॉप पार्ट एंड लेजर इज उसका सब पार्ट। वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं। जेवी एंट्री, जनरल एंट्री मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया था अकाउंट्स के अंदर, ठीक है? ऑल डाउट्स क्लियर? मुझे आप बताओ क्रेडिट नोट क्या है एग्जैक्टली? नाव्या? नाव्या, आपके बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्यों आता है हर टाइम? आप म्यूट करो, आप टाइप करो। नाव्या, आप म्यूट कर दो और टाइप करो। आपके बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आता है एवरी टाइम। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू द इंटरेक्शन। तो कल जाके आपको हर एक टीम के साथ बात करनी है, तो ये वाला सॉल्यूशन आप हर एक को निकालना है। आपके बैकग्राउंड में नॉइज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है? ज्योति, आपको पता है क्रेडिट नोट क्या है? अगर आप जाओगे अकाउंट्स में, यहाँ पे इसमें अकाउंट रजिस्टर में आप क्रेडिट नोट करके ऑप्शन है। व्हाट इज द यूज ऑफ इट? अच्छा, तो आपको क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा आपने? आईडी? साइली, पता है आपको क्या है क्रेडिट नोट? सर क्रेडिट ट्रांजेक्शन होने के बाद सर कौन सा क्रेडिट कंटिन्यू। हेलो, हेलो क्या यूज है क्रेडिट नोट का? अमाउंट क्रेडिट होने के बाद मैसेज चलो, जैसे बहुत सारे भी लग रहा है कि पैरामीटर है जो आपने नोट डाउन नहीं किए थे, कि आपने किसी ने इसमें से लिस्ट ऑफ अकाउंट्स का रिपोर्ट का क्या पर्पज है, एफएआर क्या पर्पज है, आपने रिकंसिलिएशन पूछ लिया। टैक्स के अंदर रिसीवेबल पेबल एजिंग आपने अगर वीडियो में अच्छा देखा है तो मुझे पता नहीं है नेगेटिव लेजर्स क्या है, ओड्यू रिसीवेबल, ओड्यू पेबल ये क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये जो टैक्स रिपोर्ट्स है उसके अंदर आईटीएस रिपोर्ट क्या है, कैसे जनरेट हो रहा है आईटीएस रिपोर्ट, टैक्स ऑन सेल्स रिपोर्ट क्या है, टीसीएस रिपोर्ट पता है क्या टीसीएस रिपोर्ट क्या है? एनी आइडिया अबाउट इट?
हेलो हेलो